दोस्तों यह एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जानने के लिए कंप्लीट कोर्स है। यह कोर्स मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है क्योंकि इसमें मैंने सभी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एग्जाम इजिली क्लियर कर लोगे। और इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो चलो हो जाओ तैयार, बस इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक्स उनके टाइम स्टैम्प्स के साथ दे रखे, आप जिस भी टॉपिक पर जाना चाहो आप क्लिक करके जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ बेसिक टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको उन टॉपिक्स की नॉलेज है तो आप ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप कर करके देखें, हो सकता है कि आपसे कुछ मिस हो जाए। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और वीडियो को शुरू से देखें। अगर आपको आता भी है तब भी आप शुरू से देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर केवल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसे ही कंप्यूटर नहीं कहते। कंप्यूटर वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेस करके आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट देता हो। जैसे कि पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन, आपको कितने का पेट्रोल डलाना है आप उसमें इनपुट करवाते हैं। जो भी वहां पर खड़ा होता है वो क्या करता है, मशीन के अंदर उतना अमाउंट इनपुट करता है जितने का आपको पेट्रोल डलाना है। मशीन कैलकुलेट करती है और आपको आउटपुट के रूप में पेट्रोल देती है। आप अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवा पाते हैं। तो वो भी एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर केवल इसे ही नहीं कहते हम, वो भी एक कंप्यूटर है। ऐसे बहुत सारी मशीन होती है अलग अलग जगह पर, उन्हें भी कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन यह बनती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करने, स्टोर करने और रिट्राइव करने के लिए यूज होता है। ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जब भी कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है ना, तो उस पर प्रोसेस करके एक ऐसा आउटपुट देता है जिसे आप इजीली समझ पाए। देखो, आपके पास जो भी कंप्यूटर है उसमें आप अगर गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम को प्ले करते हैं। मशीन क्या करती है, उस गेम पर प्रोसेस करती है डेटा को और आपको आउटपुट के रूप में क्या दिखाती है, गेम दिखाती है। तो कंप्यूटर की यहाँ पर एक फुल फॉर्म भी बनती है। आपको इंटरनेट पर ये फुल फॉर्म मिल जाएगी। काफी जगह इंटरव्यू वगैरह में भी इस फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले सी होता है ना, उसका मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन, पी के लिए आप पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, यू का मतलब यूज्ड फॉर होता है, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल होता है, ई का मतलब एजुकेशनल होता है और आर फॉर रिसर्च होता है। अगर इनको आपस में मिलाकर बोला जाए तो ऐसे बोलते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हुई। तो इसे आप याद रखना। यहाँ पर देखिए मैंने एक डेफिनेशन और लिख रखी है। ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करती है। कंप्यूटर क्या अपने आप थोड़ी काम करता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, ये बताते हो कि करना क्या है, तभी कंप्यूटर काम करता है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर्स को उनकी साइज, फंक्शनैलिटी और पर्पस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है और मैंने सब चीजें नीचे आपको एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, यानी कंप्यूटर की साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर की। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आपके वही पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें आप रात दिन यूज कर रहे हैं, वही माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये छोटे और अफोर्डेबल कंप्यूटर होते हैं जो कि एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किए होते हैं। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसे आप पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा, जिसे आप डेस्क पे रखकर चलाते हो। जो भी कंप्यूटर आपको देखो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है क्योंकि इसे हम डेस्क पे रखकर चलाते हैं। लैपटॉप, लैप मतलब होता है गोद और टॉप मतलब ऊपर रख के चलाए जाने वाला कंप्यूटर, तो लैपटॉप को इसलिए लैपटॉप कहा जाता है। टैबलेट, टैबलेट जो हाथ में रखकर आप चलाते हो, इसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन, ये भी पाम टॉप की कैटेगरी में आते हैं। पाम मतलब हथेली, हाथ में रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर। तो स्मार्टफोन भी क्या है, कंप्यूटर ही है आपका। ऐसा नहीं कि वो कोई अलग चीज़ है। स्मार्टफोन को भी हम कंप्यूटर में ही रखते हैं क्योंकि उसमें भी डेटा इनपुट होता है और उसके आधार पर एक रिजल्ट जनरेट होता है जो कि मीनिंगफुल होता है। जैसे आपको कॉल लगाना, आपने नंबर डायल करा, डेटा इनपुट हुआ और कॉल लगता है तो एक मीनिंगफुल आउटपुट आपके सामने आता है। ठीक है। यूज की अगर बात करें तो होम, ऑफिस वर्क में, गेमिंग में, एजुकेशन में इसका यूज किया जाता है, आपको पता ही है। दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट बात, अभी आप जो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की पीडीएफ देख रहे हैं, उसे अगर आप भी अपने पास चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका
तरीका, मैं आपसे पूरे वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और अगर आप लास्ट तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स मुझे इस ईमेल पर सेंड कर देते हो तो मैं आपको फ्री में इस पीडीएफ फाइल के साथ 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर वाली ये पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब दूसरा तरीका, अगर आप फ्री में नहीं लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पर क्लिक करने से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इस नोट्स फाइल के साथ 500 एमसीक्यूज की फाइल को जस्ट 99 रुपीज पे करके अभी डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए बाय नाउ बटन पर क्लिक कर देना, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर कर देना। अब रिव्यू एंड पे बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से आप किसी भी माध्यम का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। मैं स्कैन एंड पे पर क्लिक करता हूँ। अब इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन में फोन पे, जी पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन कर सकते हो। तो मैं अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने यह पेज आएगा। आप व्यू ऑर्डर एंड डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस नोट्स और एमसीक्यू फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ सभी फाइल्स आपको आपके फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मिल जाएगी। और हाँ, यह सभी फाइल्स आपने जो पेमेंट करने से पहले ईमेल एड्रेस दिया था उस पर भी भेज दी गई है। और अगर ये सभी फाइल्स डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही है तो आप अपने पीसी या मोबाइल में 7zip नाम की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, वैसे सभी फाइल्स डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। देखो, ये कंप्यूटर्स मीडियम साइज्ड होते हैं और मल्टीपल यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। देखो, इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो लैब कंप्यूटर्स होते हैं, लैब में यूज किए जाते हैं। मतलब एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, और जब इन्हें डेटा एक्सेस करना होता है ना तो ये सर्वर से ही करते हैं। और अगर हम इनके यूज की बात करें तो इनका यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, डेटा को प्रोसेस करने और शेयरिंग करने के लिए। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो, साइज इनकी थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं ये, जो हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल यूजर्स को एक साथ सर्व करते हैं। मतलब ये कंप्यूटर डिजाइन इसलिए किए जाते हैं कि एक साथ बहुत सारे यूजर इनसे डेटा को एक्सेस कर पाएं। कुल मिलाकर ये सर्वर टाइप के कंप्यूटर होते हैं और इन्हें ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर बहुत सारे यूजर एक ही बार में डेटा एक्सेस कर रहे हो, जैसे बैंक्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक्स के अंदर आप देखना कि जो बैंक्स है ना, उनकी एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आप किसी भी ब्रांच पे जाकर अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि वो सभी आपस में कनेक्टेड है और एक बार में बहुत सारे यूजर डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं अलग अलग ब्रांचेस से। तो वहां पर ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। अगर एग्जांपल की बात करें इस कंप्यूटर की तो IBM Z सीरीज जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इन चीज़ों को। इसके बाद अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकते हैं। मतलब इन्हें वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर डेटा को बहुत फास्ट एक्सेस करना हो और डेटा बहुत बड़ा हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पर होगा ना, वहाँ सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब ऐसे कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में। जैसे मौसम अनुसंधान केंद्र है और उन्हें पता करना है कि बारिश कहाँ पर होने वाली है आज, तो वहां पर डेटा बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है और फास्ट चाहिए होता है रिजल्ट। पता लगा कि नॉर्मल कंप्यूटर यूज हो रहा है, डेटा को जब तक प्रोसेस करेगा जब तक बारिश ही हो गई वहां पर, तो वहां पर फास्ट कंप्यूटर चाहिए होता है। इसलिए वहां पर नॉर्मल कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, वो यूज नहीं किया जाता है, सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे भूकंप वगैरह की जानकारी दे दी जाती है कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कोई तूफान आ रहा है, तो वो सब कंप्यूटर से पहले कैलकुलेट किया जाता है कि कहां पर आने वाला है, कितना तेज होने वाला है, या भूकंप आने के बाद भी कैलकुलेट करा जाता है कि कितने रिएक्टर पर आया है। तो वो चीज इन सुपर कंप्यूटर से ही कैलकुलेट हो पाती है। तो इनका जो यूज किया जाता है ना, वो ऐसे कामों के लिए किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च हो गया या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, उन चीजों में इसका यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है परम, और उसके आगे 10,000। परम 10,000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब देखो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये एनालॉग डेटा पर काम करते हैं। अब एनालॉग डेटा क्या होता है? सिग्नल्स के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूसली डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज आदि। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर में इसका यूज किया जाता है, थर्मोमीटर में इसका यूज किया जाता है। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, अगर आपके पास बाइक है या कार है तो उसमें लगा होता है। ये रियल टाइम डेटा को कैलकुलेट करके आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। तो रियल टाइम डेटा पर काम करने के लिए जो कंप्यूटर है वो स्पीडोमीटर। मैंने आपको क्या बताया, हर वो डिवाइस जो इनपुट डेटा पर प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है ना, वो कंप्यूटर ही है। जरूरी नहीं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आपको दिखाई दे तभी वो कंप्यूटर है। इसलिए एनालॉग कंप्यूटर में हम इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं ना,
जो कंटिन्यूसली डेटा को मॉनिटर करते हैं उन्हें रखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर भी आपने देखा होगा, डिजिटल थर्मामीटर, अगर कितना टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले में बता देता है, तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही है। यूज की अगर हम बात करें, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स, देखो नाम से पता लग रहा है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी डेटा के साथ काम करते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन से हो गए? वो आपके कंप्यूटर जिन्हें आप रात दिन यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप हर जगह यूज होता हुआ देख रहे हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक लैंग्वेज का यूज किया जाता है डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। जब हम इनपुट करते हैं ना डेटा, तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके जाता है। और इस टॉपिक को डिटेल में मैंने आगे समझा रखा है, और अभी मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो टेंशन मत लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो हमसे तो डेटा हमारी लैंग्वेज में लेता है, लेकिन अंदर प्रोसेस करता है अपनी लैंग्वेज में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और जब आउटपुट देता है ना हमें, तो वापस हमें हमारी लैंग्वेज में ही देता है। तो ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और अगर हम यूज की बात करें, तो इन कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पज के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन, ब्राउजिंग, गेमिंग, या जहां भी एजुकेशन वगैरह के सेक्टर में इन्हीं कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ईसीजी मशीन। अब देखो ईसीजी मशीन होती क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ईसीजी मशीन जब किसी को अटैक वगैरह की समस्या होती है, हार्ट वगैरह की, उसको चेकअप करवाना होता है, तब यूज में लाई जाती है। ज़्यादातर तो मैंने तभी देखा है इसका यूज, और कुछ होता हो तो मुझे नहीं पता। बट इस मशीन को जब इंसान के शरीर पर ऐसे लगाया जाता है, इसमें कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिन्हें चिपका दिया जाता है। ये हमारे डेटा को, मतलब हमारे शरीर से जो डेटा निकल रहा है, शरीर से क्या होता है, कुछ तरंगे निकल रही होती है, जो मशीन एब्जॉर्ब करती जाती है और उसको मॉनिटर करके हमें रिजल्ट के रूप में दिखा देती है। अब ये जो रिजल्ट आता है ना, इसे डॉक्टर समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब मैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बस मुझे पता है कि ईसीजी मशीन डेटा इनपुट हमारी बॉडी से लेती है और उस पर प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देती है, और उस आउटपुट को डॉक्टर समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने हॉस्पिटल में मॉनिटर लगे हुए देखे होंगे, सारा आउटपुट दिख रहा होता है कि हार्ट बीट क्या चल रही है, ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। तो वहां पर जो कंप्यूटर यूज हो रहा है ना, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। वो एनालॉग डेटा भी दिखा रहा है और डिजिटल डेटा भी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे हाइब्रिड कंप्यूटर में रखा गया है। इसका यूज देखो, जैसा कि मैंने बताया ना, मेडिकल के अंदर हो रहा है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर, देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर में ही आते हैं। ये कंप्यूटर कॉमन टास्क के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे टाइपिंग, ब्राउजिंग, गेमिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। एग्जांपल वही पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें, तो यह स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन होते हैं। जैसे कि देखिए एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जाकर आप गेम नहीं खेल सकते, आप टाइपिंग का काम नहीं कर सकते, वहां पर उसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। या तो आप मनी विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट करोगे। तो एटीएम मशीन हो गया ना पर्टिकुलर पर्पस वाला कंप्यूटर, तो इन्हें किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम, वहां पर जो कंप्यूटर यूज में लाए जा रहे हैं, वो भी एक स्पेशल टास्क कर रहे हैं, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसे कंप्यूटर जो केवल एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर रहे हो, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हो, वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। अभी देखिए, हो सकता है कि आप इन चीज़ों को ना समझो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा जब आप और भी चीज़ों को समझ चुके होंगे। इसके अंदर आता है बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर, डेटा को एक ग्रुप में प्रोसेस करते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, डेटा को ग्रुप में प्रोसेस करते हैं। इसमें आते हैं पेरोल सिस्टम, जैसे किसी कंपनी के अंदर सैलरी को मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर आएगा। अभी कंफ्यूज मत हो ना, आगे और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो कि रियल टाइम पर डेटा को प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट दे देते हो, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे प्लेन एक साथ उड़ रहे हैं, वहां पर डेटा को बहुत फास्ट रियल टाइम में ट्रांसफर करना होता है, तो उस जगह पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो डेटा को ऑनलाइन प्रोसेस करके ही आउटपुट दे देते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आप सोच रहे होंगे तो वेबसाइट है, कंप्यूटर कैसे हो गया? नहीं, ये जो वेबसाइट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके पास बहुत हैवी डेटा है, तो ये किसी कंप्यूटर पर स्टोर है और वहां से नेटवर्क के जरिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो हाथों हाथ प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। तो ये क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं जब यूजर इनपुट डेटा करता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, प्रोसेस हुआ और आपको रिजल्ट मिल गया।
अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है ना वो ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट आप जो कंप्यूटर आज देख रहे हैं वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर डेवलप होते होते बहुत टाइम लगा है। पहले कंप्यूटर कुछ और दिखाई देते थे और आज कुछ और तरीके के दिखाई देते हैं, और भविष्य में हो सकता है और कुछ टाइप का आ जाए। तो इसको पूरे प्रोसेस से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप जिस कंप्यूटर को आज यूज कर पा रहे हैं वहां तक पहुंचे। तो इसी टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर की कंप्लीट हिस्ट्री। ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस। यार देखो, जब कंप्यूटर प्रॉपर शेप में नहीं आया था ना, तो उससे पहले भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस को बनाया गया। तो सबसे पहले बनाया गया था अबेकस, जिसे 2500 BC में बनाया गया था लगभग। तो सबसे पुराना कैलकुलेशन डिवाइस है जो कि बीट्स और रोड्स को यूज करके कैलकुलेशन करता था। वैसे देखो, आजकल भी कई सारे स्कूल में आपको अबेकस अलग से सिखाया जाता है। अभी तो इसका यूज किया जा रहा है फास्ट मैथ्स कैलकुलेशन सिखाने के लिए। बच्चे की मैथ्स अच्छी हो जाती है अगर इसमें भेजा जाता है। तो ये रोड्स हैं बीच में और ऐसे कुछ आपको बीट्स दिखाई दे जाएंगे। इन बीट्स से ही कैलकुलेशन फास्ट की जाती है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसी से किए जाते थे पहले। तो पुराने टाइम में अबेकस का यूज होता था। इसके बाद आया जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस है, उसका नाम है पास्कलिन। अब इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बिलिस पास्कल। ठीक है, इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह करता था। गेयर्स और व्हील्स का इसमें यूज होता था। कुछ गेयर्स थे, कुछ व्हील्स थे, जिनका यूज करके पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते होंगे। 1642 की बात है ये। तो उस समय कुछ ऐसे कंप्यूटर होते थे जिन्हें कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लाया जाता था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिवाइस बनाया गया ना कैलकुलेशन करने के लिए, वो था एनालिटिकल इंजन, और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन किया जो कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज फीचर्स के साथ आता था। ये ऊपर वाले कंप्यूटर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे और आउटपुट भी कुछ ऐसा खास नहीं आता था, लेकिन इन्होंने जो बनाया ना, इसमें डाटा इनपुट भी होता था, आउटपुट भी आता था और डेटा को स्टोर करके भी रखा जा सकता था, जो कि आज के कंप्यूटर में भी रखा जाता है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो नाम इनका याद रखना, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा बनाया गया। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा जोर डालना, ध्यान से समझना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां, हिंदी में हम बात करें तो आप जिस कंप्यूटर को आज देख पा रहे हैं ना, वो कंप्यूटर 5 जनरेशन से होकर गुजरा है और आज हमें फाइनली एक परफेक्ट कंप्यूटर मिल पा रहा है जिसे हम हर काम में यूज कर पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। उस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए जिसे 1940s से लेकर 1950s तक यूज किया गया। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी खामियां थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे थे, कैसे दिखते थे। देखो ऐसे समझ लो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब उसका नाम था। अब वैक्यूम ट्यूब साइज में काफी बड़ी होती थी और जितना डेटा को प्रोसेस करना होता था उतनी ही वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में लगानी पड़ती थी। तो इस वजह से कंप्यूटर की साइज काफी बड़ी हो जाती थी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, वो साइज में काफी बड़े थे। अब इतने बड़े कंप्यूटर को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की भी जरूरत पड़ती थी और उनकी स्पीड भी बहुत स्लो थी। पर उस जमाने के लिए तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, यूज़ तो करना ही पड़ा क्योंकि उस समय जो था वो यूज़ करना पड़ेगा इन्हें। और प्रोग्रामिंग मैनुअली होती थी, मतलब मैनुअली आपको इसके अंदर डेटा फीड करना पड़ता था। और अगर हम इन कंप्यूटर के नाम की बात करें तो इसके अंदर आता है एनिएक और यूनिवेक, ये 2 कंप्यूटर आते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज क्यों बड़ी होती थी इनकी और ये कैसे दिखते थे। देखो यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का डायग्राम है। कुछ ऐसे होते थे, एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुमकिन ही नहीं था, जबकि आज के कंप्यूटर तो आप कहीं भी ले जाते हो। लैपटॉप को आप बैग में रख के ले जाते हो, कंप्यूटर ही ना आज के जनरेशन का। डेस्कटॉप को भी हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, बट उस जनरेशन में तो पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज होता था जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। सेकंड जनरेशन में बस वैक्यूम ट्यूब की जगह एक डिवाइस का यूज किया गया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर, और उससे कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया, इतना बड़ा ना रह के
थोड़ा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ। इस कंप्यूटर को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा नहीं सकते थे। सेकंड जनरेशन जो आई वो 1950 से लेके 1960 तक चली। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। साइज़ थोड़ी छोटी हो गई, पर इतनी छोटी भी नहीं हो गई कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। इसमें एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। देखो इन दोनों ही जनरेशन की सबसे बुरी बात क्या थी वो आपको बताता हूँ। इन्हें केवल साइंटिस्ट ही यूज़ कर सकते थे, वही समझ सकते थे। एक आम व्यक्ति इन कंप्यूटर से जो डेटा रिजल्ट के रूप में आ रहा है उसे नहीं समझ सकता था, क्योंकि लैंग्वेज ही कुछ ऐसी यूज़ होती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और हमें जो आउटपुट देते हैं वो भी हमें समझ में आता है। देखो अभी आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो आज की जनरेशन का कंप्यूटर है ना, वो आउटपुट भी हमें हमारी लैंग्वेज में देता है, जबकि उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल हैं इन कंप्यूटर्स के। IBM 1401, CDC 1604। इसके बाद आई थर्ड जनरेशन जो कि 1960 से लेके 1970s तक चली। इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था जो कि काफ़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। अब जैसे IC का यूज़ होने लगा ना, कंप्यूटर में एक अजीब सी क्रांति आई उस समय पर, और कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए। मतलब बहुत छोटे नहीं, पर बहुत अच्छे कंप्यूटर हो गए थे थर्ड जनरेशन के। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स और छोटे हो गए और ज़्यादा रिलायबल बन गए। स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी। फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले अगर हम बात करें, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते थे, जगह भी कम रोकते थे, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबाल और फोर्ट्रॉन का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में कोबाल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। तो याद रखना थर्ड जनरेशन। सबके मेन जो डिवाइस है ना, जैसे कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, उनके एग्जाम्पल क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो ये मैंने इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन और यहाँ से कंप्यूटर भाई साहब हमारे लिए अवेलेबल हो गए। थर्ड जनरेशन तक तो केवल साइंटिस्ट वगैरह ही यूज़ करते थे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती थी। आम पब्लिक के लिए जो अवेलेबल हुए ना कंप्यूटर, वो फोर्थ जनरेशन से हुए। 1970 से लेकर प्रेजेंट जो चल रही है ना, वो इसके बाद फिफ्थ भी आई हालांकि, पर अभी प्रेजेंट भी इसको काउंट करते हैं। कई नोट्स में आपको यहाँ पर भी ईयर मिल जाएगा, पर फोर्थ जनरेशन से ही हमने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए थे यूज़ करना, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। टेक्नोलॉजी एक यूज़ होती थी इसके अंदर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज़ होता था। कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, वो इसी जनरेशन से स्टार्ट हो गए थे यूज़ होना। इसी वजह से कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए, ईजिली आप कहीं भी ले जा सकते थे इस जनरेशन से कंप्यूटर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने लिए कंप्यूटर अवेलेबल हो गए, एजुकेशन में हर जगह इसका यूज़ होने लगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने लगा। इसका मतलब है कि आपको कलर वगैरह कंप्यूटर में दिखाई देने लग गए, ग्राफिक यूज वगैरह आप इसके अंदर कर पाते थे। एग्जांपल्स की बात करें तो एप्पल, मैकिन्टॉश, IBM, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। देखो VLSI का मतलब होता है कि एक ही सिलिकॉन चिप पे लाखों से करोड़ों ट्रांजिस्टर को जोड़ देना और एक सिंगल चिप बना देना। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ये कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो बहुत छोटा हो गया। आपको CPU के अंदर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट वगैरह सब मिलने लगे, जिसे अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। इस जनरेशन से तो कंप्यूटर हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए। आजकल आप जहां भी कंप्यूटर देख रहे हो, जो भी कंप्यूटर देख रहे हो, वो सब फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। अब देखिए सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन ऐसे नहीं आ रही है। फिफ्थ जनरेशन में जो डेवलपमेंट करना था वो हो चुका है। अब तो कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने में ध्यान दिया जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को छोटे से छोटा करने पे ध्यान दिया जा रहा है और कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जो करना था ना कंप्यूटर के अंदर वो फिफ्थ जनरेशन में आकर हो चुका है। क्या क्या करना था? सबसे पहले कंप्यूटर की साइज को छोटा करना था, जो कि हो चुका है। आप जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो, आज आप जहां भी कंप्यूटर देख रहे हो, वो सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। कंप्यूटर छोटा कर दिया, स्पीड बहुत अच्छी कर दी। आप इससे कितना भी डाटा प्रोसेस कराओ ये कर देगा, स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी इसी कंप्यूटर से मिली है हमें। आज आप देख पा रहे हैं AI का यूज करके कितने काम किए जा रहे हैं। ChatGPT अगर आप जानते हैं तो एक प्रॉम्प्ट लिखो, आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। वो सब टेक्नोलॉजी हमें इन्हीं कंप्यूटर की देन से मिली है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गूगल AI सिस्टम, IBM,
कि जितने भी कंप्यूटर हैं और क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई वो सब इसी में आती है। और इसका यूज़ किया जा रहा है रोबोटिक्स, बिग डेटा के अंदर और बहुत सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर। देखो आजकल तो ऐसी कार आने लग गई है जिसके अंदर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी से कार चल रही है। तो कौन, कंप्यूटर सिस्टम ही उसको चला रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आज जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो सभी 5th जनरेशन के अंदर है। तो देखिए हमारी जनरेशन ने भी कौन कौन से कंप्यूटर देखे हैं जिन्हें ले जाना ही एक जगह से दूसरी जगह पर पॉसिबल नहीं था, साइज बड़ी थी और पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं थे हमारे लिए, केवल साइंटिस्ट ही यूज करते थे। हमें तो 4th जनरेशन से जाके कंप्यूटर मिले। तो यहाँ पर देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। 3rd जनरेशन आईसी का यूज हुआ तो कंप्यूटर की साइज थोड़ी छोटी हो गई, देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखो 4th जनरेशन के कंप्यूटर, आपने इस तरह के कंप्यूटर देखे होंगे 4th जनरेशन वाले भी, जिसमें ऐसा टीवी टाइप का मॉनिटर होता था। और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो देखो इस तरह के कंप्यूटर आपने देखे ही होंगे। तो यह है 5th जनरेशन कंप्यूटर। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर और बात करते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल की। देखो फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। उसे ही यहाँ पर समझाया गया है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल एक फंक्शनल कंसेप्ट है जो किसी भी सिस्टम या प्रोसेस को समझने के लिए यूज होता है। यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे रो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट मतलब वही सिंपल सा कि जब भी आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो कहलाएगा इनपुट। अब कंप्यूटर को डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ता है, जिसे आगे चल के मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। अब इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, माउस से क्लिक करके डेटा एंटर करते हैं, या किसी सेंसर से हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। तो जब भी कंप्यूटर में यह प्रोसेस होगी इनपुट वाली तो वो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू होगी। अब देखिए जब भी डेटा आप इनपुट कर देते हैं तो उसके बाद वो डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है प्रोसेसिंग का मतलब है इनपुट डेटा को मैनिपुलेट करना या उसका कैलकुलेशन करना जिससे मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट हो। इस चीज को अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इसके बाद आता है आउटपुट। और आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट वो रिजल्ट है जो प्रोसेसिंग के बाद जनरेट होता है और यूजर या सिस्टम के लिए यूजफुल होता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको थ्योरी बताई ना, इसे आप ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है आईपीयू मॉडल का। ऊपर जो मैंने आपको 3 बातें समझाई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इनपुट सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करा। देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, तो मैं यहाँ पर 5 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर प्लस दबाता हूँ और यहाँ से मैं 10 एंटर करता हूँ। तो ये जो ने 5 और 10 एंटर करा है ना, ये अपने कीबोर्ड से एंटर करा है। अब ये जो 5 और 10 है ये गया है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पास और उस पर एक कैलकुलेशन हुई है। और जैसे ही मैं इक्वल दबाऊंगा तो वापस आउटपुट में हमें मिल जाएगा 15। तो डेटा का पहले इनपुट होता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। एक एग्जांपल तो ये हो गया जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कंप्यूटर कैसे करता है वो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है, वो है एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन में जब आप अपना एटीएम कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद आप पिन एंटर करते हैं और उसके बाद आप कितना अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं वो एंटर करते हैं। तो पहले आपको अपना डेटा इनपुट करना पड़ता है कि आप चाहते क्या है, फिर उस पर प्रोसेस होती है। एटीएम मशीन उस पर प्रोसेस करके चेक करती है कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं या नहीं, आप जो बैलेंस निकालना चाहते हैं उतना बैलेंस आपके अकाउंट में है या नहीं। उसके बाद वो अमाउंट जो होता है वो डिटेक्ट हो जाता है और बदले में फिर आपको आउटपुट मिलता है मशीन से। 2 आउटपुट मिलते हैं। एक आउटपुट तो आपको कैश मिलता है, ठीक है, आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपके हाथ में कैश आ जाता है। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट भी मिलती है, वो भी आउटपुट है कि आपका कितना बैलेंस बचा। तो कुल मिलाकर वहाँ पर भी यही प्रोसेस लग रहा है। कौन सा, पहले डेटा इनपुट हो रहा है जो आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद उस पर मशीन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है और प्रोसेस के बाद एक स्टैंडर्ड आउटपुट आपके लिए जनरेट किया जा रहा है, एक कैश और दूसरा एक रिसिप्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेस समझाया ना, हर बार कंप्यूटर में होता है जब भी आप कंप्यूटर में कुछ ना कुछ उससे करवाते हैं। ये 3 काम तो होंगे ही। आप पहले इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा और आपको बदले में एक अच्छा आउटपुट मिलेगा जो आपने चाहा है। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस भी इस मॉडल का यूज़ करती है, एप्लीकेशन ऑफ आईपीयू मॉडल इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाटा एंट्री में भी इसका काम किया जाता है। गेमिंग, जब आप गेमिंग करते हैं तो भी उसमें आप कंट्रोलर द्वारा इनपुट करते हैं, उस पर प्रोसेस होता है, आउटपुट में आपको साउंड और स्क्रीन पर जो भी आप गेम खेल रहे हैं वो दिखाई देता है। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी सेम फंडा अप्लाई होता है। आप पहले कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, यानी आप इनपुट कर रहे हैं, फिर उस पर प्रोसेस होती है, उस प्रोडक्ट को ढूंढा जाता है डेटाबेस में और बाद में आपको आउटपुट में प्रोडक्ट की लिस्ट दिखा दी जाती है। ये जो 3 प्रोसेस है ना कंप्यूटर के अंदर सब में अप्लाई होती है।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रोसेसर यूनिट। अब मैं हर बार देखो एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, आप डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट होता है और डेटा इनपुट होकर कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर का मतलब क्या, कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर नहीं जो देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं। कंप्यूटर का मतलब होता है सीपीयू, जो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपका, वो है कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। हम इसी की बात अब डिटेल में करने वाले हैं। अब जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं ना, वो सीपीयू के पास ही जाता है। जब भी कोई भी इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर होता है ना, वो तो सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस वाला पार्ट है ना वो सीपीयू में होता है, बाद में आपको सीपीयू के द्वारा आउटपुट दिया जाता है, ये बाद में हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है ना, वो हम पूरा सीपीयू के अंदर समझेंगे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सीपीयू क्या काम करता है। अब ये सब चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो सभी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कई बार कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपको क्या लिखना है, सीपीयू। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले डेटा की प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम डेटा की प्रोसेसिंग करता है। जो डेटा इनपुट डिवाइस से इसके पास पहुंचता है, उस डेटा पर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। उस डेटा को आपके लिए मीनिंगफुल बनाता है ताकि आप उसे समझ पाओ, ठीक है। ये इसका सबसे मेन काम है। इसके बाद कंट्रोल ऑपरेशंस, ये कंट्रोल भी करता है आपके पूरे सिस्टम को। सीपीयू कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि सारे ऑपरेशन सही तरीके से रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब इसके द्वारा ही किया जाता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन, कंप्यूटर का ब्रेन, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसी के द्वारा आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल हो रहा है। और सबसे महंगा पार्ट भी कंप्यूटर में यही आता है। जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे ना, तो सबसे महंगा आपको यही पार्ट पड़ेगा। इसके बाद जो इसके द्वारा नेक्स्ट काम किया जाता है ना, वो है स्टोरेज एंड रिट्राइवल का, यानी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है ये, और जब जरूरत हो तब इसे यूज करके रिट्राइव भी करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो अभी रुको आप, अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद इसका एक काम और है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए उसके बाद ये उस पर प्रोसेस करने का उसे एग्जीक्यूट भी करता है। सीपीयू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। तो कुल मिलाकर जो भी आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है ना, वो इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। बहुत ध्यान देना है यहाँ पर आपको। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीपीयू कैसे काम करता है। अब ये जो सीपीयू का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। अगर बात करें हम, तो ये कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में आपके लगा हुआ है, मदरबोर्ड जो होता है ना उस पर लगा हुआ है। अब देखिए, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें दो चीजें और समझनी पड़ेगी हाथों हाथी, वो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर देखिए खाली इनपुट लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में इनपुट डिवाइसेस हैं इधर, और इधर आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा कंप्यूटर में एंटर कर पाते हैं। जब आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, तो आपको पहले इनपुट डिवाइस से उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आपके कंप्यूटर को क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। सबसे इंपॉर्टेंट वो है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से आपने क्या करा, डेटा इनपुट करा। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने कैलकुलेटर से टाइप करा 2+2, तो ये 2+2 कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। सीपीयू के अंदर एक्चुअल में ये कुछ यूनिट होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। सबसे पहली यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है, कंट्रोल यूनिट। इसके पास डेटा गया है, ये जो 2+2 है ना, वो कंट्रोल यूनिट के पास गया है। अब कंट्रोल यूनिट ने इसको देखा कि ये जो डेटा आया है ना, ये डेटा कैलकुलेशन वाला डेटा है, मतलब यूजर को आउटपुट में कैलकुलेट करके 4 दिखाना है। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये नहीं है कि इसको 4 में बदले, तो वो अपनी दूसरी यूनिट को इस डेटा को ट्रांसफर कर देगा, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इस यूनिट का काम क्या है, ये यूनिट सीपीयू के अंदर ही होती है, हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देती, आंखों से तो हमें केवल प्रोसेसर ही दिखाई देगा बाहर से, पर ये इंटरनली ऐसे ही वर्क करता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 2+2 है ना, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आ जाएगा। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के अंदर जितने भी कैलकुलेशन वाले काम होते हैं, लॉजिकल काम होते हैं, वो सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो 2+2 को ये 4 में बदल देगा और ये ट्रांसफर कर देगा किसके पास, आउटपुट डिवाइसेस के पास। और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो ये वो डिवाइस होते हैं जो प्रोसेस किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में आपको दिखाते हैं। अब आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटर। अब मॉनिटर पर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो भी आपने सॉफ्टवेयर खोल रखा होगा उसमें आपको 4 दिखाई दे जाएगा। तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने क्या समझा कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जो कि डेटा को
सीपीयू तक भेजने का काम करते हैं या डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है इनपुट डिवाइस वो सभी डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं। बस इतना सा याद रखो। सीपीयू के अंदर पहली यूनिट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये चेक करती है डेटा किस तरह का आया है, पूरा कंट्रोल करने का काम इसका है। अगर लॉजिकल डेटा आया है जिसपे कैलकुलेशन करनी है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो इस यूनिट को भेज देगी। और इस यूनिट का काम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, कि जो डेटा आया उसको कैलकुलेशन करके कैलकुलेट वगैरह करके वापस आउटपुट पर ट्रांसफर कर देना। मॉनिटर पर आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। अब अगर हमें किसी डेटा को सेव करके रखने की जरूरत है तो उसे मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और मेमोरी में डेटा सेव हो जाता है। यहाँ पर हम मेमोरी को अलग से अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। भी आप ये समझ लो कि सीपीयू के पास ये तीन चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल कर रही है, डेटा को किधर से किधर भेजना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इतना ही काम है कि कैलकुलेट वगैरह करना, और मेमोरी यूनिट में डेटा सेव होता है। और या फिर टेम्परेरी अगर अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर चला रखा है तो वो मेमोरी यूनिट से ही चल रहा है। अभी इतना समझ लो। इनपुट डिवाइस जो डेटा को अंदर की ओर सेंड करते हैं या डेटा का इनपुट करते हैं, बस इतना समझ लो। आउटपुट डिवाइस जो डेटा को रिजल्ट के रूप में आपको दिखा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस है। बस इतना आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी आगे भी। अब बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं और बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं, उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। आपको मेन प्रोसेस समझ में आ गया ना, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ सीपीयूज की बात करें तो आपने भी सुना होगा सिंगल कोर सीपीयू। शुरुआती जो कंप्यूटर आते थे, जब 5th जनरेशन स्टार्ट हुई तो शुरू में क्या हुआ, सिंगल कोर सीपीयू आए थे। थोड़ी सी स्पीड स्लो थी इनकी, काम तो ये भी अच्छा करते थे। सिंगल कोर का मतलब आप इसमें ज्यादा एक साथ लोड नहीं डाल सकते थे। अभी इतना समझ लो आप। इसके बाद आए मल्टी कोर। मल्टी कोर में आपने सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एक्चुअल में प्रोसेसर के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो इस कोर से भी डिफाइंड होता है। हालांकि इसकी गीगाहर्ट्ज भी होते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, बट उसके बावजूद भी सीपीयू कितने कोर का है, जितने ज़्यादा कोर का सीपीयू है, जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का सीपीयू है, आपका कंप्यूटर उतनी ही तेज काम करेगा, उतना ही फास्ट काम करेगा। तो प्रोसेसर महंगा भी इसी चीज़ से होता है। जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आप लोगे, जितने कोर्स का लोगे, उतना ही आपका सीपीयू कॉस्टली आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्यूटर में यही है। जब भी आप एक नया कंप्यूटर बनवाओगे तो उसमें आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपको सीपीयू कौन सा लगाना है। काफ़ी सारे तरह के सीपीयू होते हैं, इंटेल भी बनाती है, एएमडी भी बनाती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक चीज़ और होती है सीपीयू में, RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखो ये क्या होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को क्विकली एग्जीक्यूट करता है। एग्जांपल की हम बात करें तो प्रोसेसर का एक टाइप होता है ARM प्रोसेसर। आप गूगल करना, आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ARM प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद एक टाइप के प्रोसेसर और आते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, एक ही कमांड में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए इंटेल प्रोसेसर सबसे अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं इंटेल के। तो देखिए आपने भी हो सकता है सुना होगा इंटेल का i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर। हो सकता है फ्यूचर में और आगे भी प्रोसेसर आ जाए। इनके साथ इनकी गीगाहर्ट्ज, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं, उसके हिसाब से इनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। स्क्रीन पर देखो मैं आपको कुछ प्रोसेसर दिखा रहा हूँ, इनकी प्राइसेस देखो कितनी ज्यादा है। प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा है। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस को, जो कि ऑलरेडी मैं कुछ तो आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर 1 है क्लॉक स्पीड। आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही फास्ट काम करेगा। नंबर ऑफ कोर जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पर कोर भी देखा जाता है जब प्रोसेसर को खरीदा जाता है, यानी कि सीपीयू को खरीदा जाता है। देखो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, सीपीयू ये सब एक ही चीज है। सीपीयू से कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है और हार्डवेयर पार्ट्स की लैंग्वेज में से माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोला जाता है। इसके बाद एक चीज और देखी जाती है सीपीयू के अंदर, वो है कैश मेमोरी। आप अमेजोन पे जाकर सर्च करना प्रोसेसर्स, आपको अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग प्राइस में मिलेंगे। अब उनमें एक चीज देखना, जिसकी स्पीड ज्यादा है यानी कि क्लॉक स्पीड ज्यादा है, नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा है, कैश मेमोरी ज्यादा है, वो प्रोसेसर उतना ही महंगा होगा। तो कैश मेमोरी भी देखी जाती है। अब देखो जैसा कि हम डायग्राम में समझ रहे थे, एक तरफ थे इनपुट डिवाइस, बीच में पूरा सीपीयू की फंक्शनैलिटी थी और साइड में था आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस है, यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इनपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब वो सभी कंपोनेंट जिसकी हेल्प से आप डेटा कंप्यूटर में एंटर कर पा रहे हैं। बहुत ही सीधे सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, ये डिवाइसेस यूजर से इनपुट कलेक्ट करते हैं और उसे कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं जहां प्रोसेसिंग होती है। तो सारे डिवाइसेस जिनकी भी हेल्प से डेटा कंप्यूटर में जा रहा है ना, वो सभी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में क्यों रखा, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जब आप बटन दबाते हैं तो जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर में तार से होता हुआ जाता है, यानी डेटा अंदर जा रहा है कीबोर्ड से।
इसलिए इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट, कमांड्स और शॉर्टकट को एंटर करने के लिए यूज आता है। बहुत ही सिंपल। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि इनपुट डिवाइस है या नहीं। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। वहां आपको कीबोर्ड दिख रहा है तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर ले। मैं आपको एक्चुअल में सारे इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, नाम देके, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि जब आप माउस से इस बटन को दबाते हैं या इस बटन को दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, यानी कि सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसे करना क्या है। जैसे आपको एक फोल्डर ओपन करना है, आपने एक कंप्यूटर है आपका, यहाँ पर कोई फोल्डर है, इसे ओपन करना है, तो आपने माउस से इस पर डबल क्लिक करा तो ये फोल्डर ओपन हो गया। अब कंप्यूटर को यानी कि सीपीयू को कैसे पता लगा यूजर फोल्डर ओपन करना चाहता है? तो जैसे आपने बटन दबाया ना, इस पर डबल क्लिक करा तो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन गया और उसमें कंट्रोल यूनिट के पास गया कि यूजर इसे ओपन करना चाहता है, तो फोल्डर ओपन हो जाता है और मॉनिटर पर आपका आउटपुट आ जाता है क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। बटन दबाने पे डेटा एंटर हो रहा है, इसलिए इनपुट डिवाइस में, ये ध्यान रखना। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने और इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। कोई आपको डिजाइन बनानी है, कोई ग्राफिकल काम करना है, वो सब माउस की हेल्प से ही होता है। ये भी मैं आपको लिख लिख के भी समझा रहा हूँ ना, तो ये भी एक माउस की हेल्प से ही हो रहा है, ये समझ लो आप। माउस से भी कर सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर एक दूसरा डिवाइस लगाया हुआ है लिखने के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ, बट ये काम माउस से भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। जो आपका टैबलेट होता है या आपका लैपटॉप भी अगर टच स्क्रीन है तो उसमें जो स्क्रीन है ना, देखो लैपटॉप अगर आपका टच स्क्रीन है, अब आप लैपटॉप के एक्चुअल में मॉनिटर पर छू रहे हो तो आप ये सोचोगे अरे यार ये तो आउटपुट डिवाइस हुआ क्योंकि इसमें तो रिजल्ट मिल रहा है, बट वो आउटपुट डिवाइस तो है बट वो इनपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस वो कब बन जाएगा? जब आप उस पर टच करोगे। जैसे आप स्क्रीन पर टच करोगे तो डेटा कहाँ जाता है? अंदर जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो जब आप टच कर रहे हो तब तो वो इनपुट डिवाइस है और जब रिजल्ट आ रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस है। कंफ्यूज मत होना। मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। आपने एक वीडियो पर क्लिक करा तो पहले आपके मोबाइल के अंदर भी एक प्रोसेसर होता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि यूजर एक वीडियो प्ले करना चाहता है, तो वीडियो प्ले हो गया। तो टच स्क्रीन एक समय में इनपुट डिवाइस भी बन जाता है और एक ही समय में आउटपुट डिवाइस भी बन जाता है। ये दोनों के अंदर रख सकते हैं आप इसको, लेकिन सिर्फ टच स्क्रीन की बात करें तो इनपुट डिवाइस, और अगर इसको एज ए मॉनिटर बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्मार्टफोन में इसका यूज होता है, टैबलेट में होता है, एटीएम मशीन में भी होता है। चाहो तो आप कीबोर्ड से एंटर करो या टच स्क्रीन करके काम कर लो। इसके बाद आता है जॉयस्टिक या गेमिंग कंट्रोलर। देखे ही होंगे आपने इस तरीके के, आजकल ये मॉडर्न वाले हैं, इस तरीके के भी आते हैं हैंडल वाले। अब ये इनपुट डिवाइस में क्यों रखा है इसे? क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखा। देखो आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या आपके कंप्यूटर हो गया, कोई कार रेसिंग का गेम प्ले करा। ये मान लो कोई कार है ना, कार बनानी मुझे आ नहीं रही है यहाँ पर मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये कार रेसिंग का गेम है, आपने स्टार्ट कर दिया। अब तार से कनेक्ट है या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है। अब आपने जैसे इस हैंडल को आगे की ओर प्रेस करा तो कंप्यूटर में गया आपका इंस्ट्रक्शन, आपका कमांड कि आप क्या चाहते हो, उस कार को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू लगा हुआ है, ये सीपीयू हो गया आपका, इसको मिल गया एक इंस्ट्रक्शन कि यूजर चाहता है इस कार को आगे बढ़ाना। तो गेम में जो भी आप गेम खेल रहे हो चीज आगे बढ़ने लग जाएगी। पूरा गेम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल क्यों कर पा रहे हो? बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि आप इसे इनपुट डिवाइस में ही क्यों रखते हो, क्योंकि डेटा इनपुट हो रहा है। जब भी आप बटन प्रेस कर रहे हो ना तो आपके सीपीयू के पास एक कमांड जा रहा है जो आप करना चाह रहे हो। अगर कोई फाइटिंग का गेम खेल रहे हो तो कमांड जा रहा है कि यूजर इस बटन को दबा रहा है, अब यहाँ पर आपको लात चलानी है, अब हाथ चलाने हैं, तो ये सब चीजें यहाँ से तय हो रही है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा गया है। आप यहाँ से इनपुट ही तो दे पा रहे हो अपने कंप्यूटर को। ओके, तो जॉयस्टिक क्या होता है? गेम खेलने के लिए यूज में लाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, देखा होगा आपने कभी ना कभी इसको। इसके बाद स्कैनर, आई थिंक ये भी आपने जरूर देखा होगा। आपको किसी भी जहाँ भी जॉब वर्क वगैरह वाला काम होता है ना, वहाँ मिल जाएगा। जहाँ भी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं ऑनलाइन, वहां पर ही आपको देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। काम क्या है इसका? फोटो को स्कैन करना और आपके कंप्यूटर में फोटो को पहुंचा देना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनपुट डिवाइस में क्यों रखा है इसे, या आउटपुट में क्यों नहीं आता? इनपुट में इसलिए रखा है कि जब आप इसके ऊपर अपना फोटो रख देते हो और इस ढक्कन को लगा देते हो तो उसके बाद एक लेजर लाइट इसको स्कैन करके इस डेटा को आपके कंप्यूटर में, जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको फोटो चाहिए, फोटोशॉप वगैरह में, वहां दिखा देती है। तो डेटा बाहर से अंदर की ओर गया ना, कंप्यूटर के सीपीयू के पास गया, इसलिए ये इनपुट डिवाइस में आता है। डेटा क्या है? फोटो, ये आपका डेटा है। तो ये डेटा कहाँ गया है? अंदर गया है। जैसी फोटो स्कैन हुआ तो वो कंप्यूटर में दिखने लगा, इसलिए इनपुट डिवाइस में आता है। स्कैनर एक डिवाइस है जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेजेस को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है हमारा माइक्रोफोन। अब अगेन क्वेश्चन इज डेट कि इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखा? क्योंकि जब भी आप माइक्रोफोन में बोलते हो तो जो रिकॉर्डिंग है, जो आवाज़ है, जो वॉइस है आपकी, वो कहाँ जाती है? सीपीयू के पास जाती है साहब। और सीपीयू ये चेक करता है कि अब इसे करना क्या है।
तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सीपीयू के पास एक्चुअल में दो ऑप्शन होते हैं, या तो यूजर इसे सेव करना चाहता है या इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो आउटपुट डिवाइस पर। अब आउटपुट डिवाइस क्या, या आपका स्पीकर पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो अभी मैं माइक से बोल रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो मैं माइक से बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग पहले मेरे कंप्यूटर में सेव हो रही है। अब सेव हो रही है तो उसके बाद रिकॉर्डिंग आप कहाँ पर सुन पा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस पे। आप अपने मोबाइल के स्पीकर से मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर पे अपने स्पीकर पे मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। तो जो स्पीकर है वो तो हो गया आउटपुट डिवाइस, और ये हो गया इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे डेटा अंदर जा रहा है ना कि बाहर आ रहा है। और यूज़ क्या है इसका, चाहो तो आप रिकॉर्डिंग के बाद सुना सकते हो, और अगर मैं लाइव क्लास दे रहा होता आपको तो अभी आप मेरी आवाज़ डायरेक्ट सुन रहे होते अपने स्पीकर पर। तो यहाँ पर इसका जो मेन यूज़ है वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए है, रिकॉर्डिंग के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो माइक लगा होता है वो भी इनपुट ही करता है आपके मोबाइल में डेटा को, यानी आपकी वॉइस को। डेटा मतलब समझ लो यहाँ पर आप, बार बार मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, वो सभी इनपुट जो आप कर रहे हो अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, किसी भी माध्यम में हो सकता है, वो वॉइस के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, वो सब चीज़ डेटा है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो कि रियल टाइम वीडियो कैप्चर करता है और कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। इसका यूज़ ऑनलाइन मीटिंग्स और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है। देखो इसका यूज़ लाइव आप क्लास देने के लिए कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कर सकते हो, और मीटिंग वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। लैपटॉप में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो इनबिल्ड होगा वेबकैम, और अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, जो कि आपके मॉनिटर पर अटैच हो जाता है। अब अगेन क्वेश्चन यही उठता है कि इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखा, क्योंकि जब इसके सामने जो भी बैठा होता है ये उसको कैप्चर करके पहले कंप्यूटर में भेजता है, यानी सीपीयू के पास भेजता है, और सीपीयू तय करता है कि अब इसका करना क्या है, इसे मॉनिटर पर दिखाना है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो डायरेक्ट मॉनिटर पर दिखता रहेगा, जो भी यूजर ने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर रखा होगा ना उस पर दिखेगा, ठीक है, तो मॉनिटर पर ही दिखता जाएगा आपके कंप्यूटर पर। अगर यूजर सेव भी करना चाहता है तो मेमोरी में चला जाएगा और सेव हो जाएगा। तो वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो कि रियल टाइम वीडियो कैप्चर करता है। इसके बाद आता है हमारा बार कोड रीडर, जिसे बीसीआर कहा जाता है। इससे भी देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, इसे कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखना ये एक इनपुट डिवाइस है, और जैसे मैं समझा रहा हूँ उससे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लो आपने इस डिवाइस को कहाँ देखा होगा। आपने इस डिवाइस को मॉल में देखा होगा या किसी भी ऐसी शॉप पे देखा होगा जहां पर बिलिंग इस मशीन से की जा रही हो, वहां प्राइस वगैरह कम नहीं करा सकते। इसका नाम है बारकोड रीडर। इसका काम क्या है, जैसे देखो आपने मॉल से कोई कपड़े खरीदे तो उस पर एक टैग लगा होगा, उस टैग पर ऐसे कुछ कोड होंगे, लाइंस होंगी, कुछ कोड लिखा होगा नीचे। अब वो क्या करते हैं, बिलिंग काउंटर पर इस मशीन से इस कोड को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये तो आजकल देखो सबने देखा होगा, अभी डिटेक्ट कर लेते हैं इस कोड को, और इस कोड पर जो प्राइस सेट होती है कंप्यूटर में वो मैच कर जाती है और आपका बिल जनरेट हो जाता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जैसे ही इस कोड को डिटेक्ट किया गया, इस एक लाइट निकलती, बटन दबाने पर वो इस कोड को रीड कर लेती है। तो कोड रीड होकर कहाँ जाता है, कोड रीड होकर जाता है साहब सीपीयू के पास, और सीपीयू में ये कोड मैच होता है, और मैच होने के बाद देखा जाता है कि इस नंबर पर कौन सा अमाउंट है, तो वो अमाउंट आपके बिल में शो होने लग जाता है। तो जितने भी आप प्रोडक्ट लेते जाते हो उसका यहाँ पर कोड से अमाउंट आता जाता है, और फाइनल लास्ट में बिल जनरेट हो जाता है, टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। इसका प्रिंट निकालते हैं तो आउटपुट डिवाइस काम करता है उस समय क्या काम करता है आउटपुट डिवाइस, देखो हाथों हाथ ही बता रहा हूँ मैं आपको। आउटपुट डिवाइस में लगा होता है प्रिंटर, क्योंकि वहां पर डेटा आउट हो रहा है ना कि इन हो रहा है, इसलिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है, और प्रिंटर से आपका डेटा रिजल्ट के रूप में बाहर आ जाता है। इस कोड को इन करा किसके पास, सीपीयू के पास, और सीपीयू ने क्या करा, प्रोसेस करा, और प्रोसेस होने के बाद क्या आया, आउटपुट आया किस पर, प्रिंटर पर, और बिल आपके हाथ में थमा दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये वाली मशीन शायद आपने नहीं देखी होगी, बट काम बहुत आती है। ध्यान से समझना कैसे काम करती है, इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं। पहले काम समझाता हूँ। इस मशीन का काम बहुत ही अच्छा है और बहुत समय को बचाने वाला है। कैसे, आपने देखिए कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको एक आंसर शीट दी जाती है, जिसमें ऐसे आपको ब्लैंक ब्लैंक क्या मिलते हैं, सर्कल मिलते हैं, जिसमें आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ऐसे फिल करना होता है जो भी सही होता है, जैसे ABCD जो भी सही है आपको ऐसे फिल करना होता है, ठीक है। अब अगर ये मशीन नहीं होती, पहले तो नहीं थी, उस समय जो आपकी आंसर शीट होती थी ना,
उसे मैनुअली चेक करवाया जाता था किसी टीचर के द्वारा। टीचर देखो गलती कर सकता है क्योंकि वो एक इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन मशीन से नहीं। अब ये OMR मशीन करती क्या है, जो आपको आंसर शीट मिलती है जिसे आप फिल करते हो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, उसे चेक करती है और ये कुछ सेकंड्स में ही आपकी शीट को चेक कर देती पूरी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जबकि एक आदमी को अगर मैनुअली बिठाया जाए इसे चेक करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। वो एक एक क्वेश्चन को पढ़ेगा और उसका सही आंसर चेक करेगा पहले अपनी लिस्ट में, फिर राइट करेगा और बाद में टोटल वगैरह करेगा। जबकि इस मशीन से कुछ ही सेकंड्स में पूरा रिजल्ट ही तैयार हो जाता है एक बच्चे का। ये मशीन अंदर भेजती है सीट को, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, देखो ब्लैक ब्लैक फील है, और डिटेक्ट कर लेती है डेटा को। अब काम कैसे करती है वो आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना, ध्यान देना, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा कैसे काम करती है। देखो जहाँ पर ब्लैक पेन से फिल किया गया है या ब्लू से किया गया है वहां पर सर्किल पूरी तरह से फिल कर दिया गया है, बाकी ब्लैंक है। तो जब इस मशीन में सीट को डाला जाता है ना तो इसमें एक लेजर लाइट निकलती है। तो लेजर लाइट जिन जिन सर्कल से पार हो जाती है, देखो जो व्हाइट है ना उससे पार हो जाती है और वहां टकराएगी जहां पर ब्लैक फिल है या ब्लू फिल है। टकराने के बाद इसके अंदर सॉफ्टवेयर से, ये कंप्यूटर से कनेक्ट है, ऑब्वियसली अकेले थोड़ी चल रही है, कनेक्ट किससे, आपके कंप्यूटर से। और कंप्यूटर में क्या है, CPU। तो CPU के पास जाता है कमांड, CPU फटाफट सारे क्वेश्चन को डिटेक्ट करता जाता है, जहां जहां लाइट टकराती जाती है वहां पर चेक करा जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर फीड पेपर है, आंसर की है ये, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन के सही सही आंसर है। आपने शीट इस मशीन में लगाई, मशीन से पूरा डाटा स्कैन हुआ, एक बार में एक लेजर लाइट निकली। अब लेजर लाइट एक बार में सारे पे से निकल जाएगी। मान लो इस क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें ये वाला फील है, यहाँ पर टकराई, यहाँ टकराई, इनसे निकल गई, इनसे निकल गई। तो कंप्यूटर में ऐसी सेटिंग की गई है कि जहाँ जहाँ पर टकराई है अगर वो कंप्यूटर में मैच कर जाते हैं तो उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, चेक होते जाते हैं और उसके नंबर ऐड होते जाते हैं, क्योंकि सब काम कंप्यूटर से हो रहा है तो सेकंड में हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप देखो, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में जाएगा। आपने जेरोक्स मशीन तो देखी होगी जिससे आप क्या करवाते हैं, किसी भी अपने नोट्स वगैरह की फोटोकॉपी या जेरोक्स कराते हैं, वो मशीन आपने डेफिनेटली देखी होगी। वहाँ कितना टाइम लगता है पेपर को आपको प्रिंट करवाने में। वो क्या करता है, दुकान का जो ओनर है वो मशीन में रखता है, बटन दबाता है, लाइट निकलती है और वो स्कैन होता है डॉक्यूमेंट और इतनी देर में प्रिंट निकल के नीचे से आ जाता है। तो उसी तरीके से वहाँ टाइम नहीं लगता, तो यहाँ भी वही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। जहाँ जहाँ टकराती है वहाँ चेक हो जाता है और जहाँ से निकल जाती है वहाँ पर वो क्वेश्चन को गलत मान लेता है। अब जैसे मान लो यहाँ टकराई है लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सही वाला आंसर है ना वो ये वाला है, तो ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा डिसाइड। यहाँ पर टकराई है, कंप्यूटर के अंदर भी यही वाला है तो राइट हो जाएगा। जब जेरोक्स मशीन पूरे पेपर को एक ही बार में स्कैन करके प्रिंट कर देती है ना, टाइम नहीं लगता है ना, तो उसी तरीके से ये मशीन भी पूरी शीट को एक बार स्कैन कर लेती है, एक ही बार में कंप्यूटर में मैच कर लेती है और ऑटोमेटिक पूरा पेपर चेक हो जाता है और रिजल्ट जनरेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि डेटा कहाँ जा रहा है चेक होने के लिए, कंप्यूटर में, और जो मशीन डेटा को कंप्यूटर में भेज रही है वो मशीन इनपुट डिवाइस में तो आएगी। और देखिए कई बार इसका यूज़ डेटा को फीड करने के लिए भी किया जाता है। आपको फॉर्म दे दिया गया है और आपने ऐसा फॉर्म भरा है जिसमें आपके नाम की स्पेलिंग आपको ऐसे फिल कर करके भरनी है, पूरा डेटा ही फिल करके भरना है। तो वहाँ पर बहुत फास्ट हो जाता है डेटा को चढ़ाना कंप्यूटर में, क्योंकि स्कैन कर लेती डेटा एक बार में और आपका डाटा कंप्यूटर में चढ़ जाता है। तो समझ में आया आपको। इसका एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है ये आपको याद रखना है, और ये इनपुट डिवाइस में आती है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब तो आज के बाद आप कभी भूलोगे ही नहीं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर यानी MICR। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये इनपुट डिवाइस में है या नहीं ये पूछा जाता है। इसे जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसका नाम दे दिया जाएगा, ये किस में आता है वो पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना इनपुट डिवाइस में आता है। और याद कैसे रखना है अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो पहले काम समझ लो। MICR डिवाइसेस स्पेशली प्रिंटेड करेक्टर्स मैग्नेटिक इंक को रीड करते हैं। बैंक में हाई एक्यूरेसी की नीड होती है, इसलिए इसका यूज चेक प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। देखो चेक पर एक कोड लिखा होता है, अगर आपने कभी बैंक का चेक देखा हो तो उस पर एक नीचे कोड लिखा होता है, कुछ ऐसी लाइनें होती है उसमें नीचे कोड लिखा होता है। चेक ऑथेंटिक है या नहीं ये इस मशीन से डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब ये डिटेक्ट करने के लिए मशीन कनेक्ट कहाँ से है, फिर से वही बात, कंप्यूटर से कनेक्ट है और कंप्यूटर के अंदर क्या है CPU। तो ये डेटा कहाँ भेज रही है, इस चेक को स्कैन करके जो डेटा गया ना तार से वो कहाँ गया, CPU के पास गया है। और CPU में क्या है, सारे अकाउंट्स पहले से फीड करके रख रखे हैं। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा हार्ड डिस्क के अंदर फीड है, CPU पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो अगर डेटा ऑथेंटिक हुआ तो चेक पास हो जाएगा, नहीं हुआ तो चेक रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डेटा कहाँ जा रहा है,
अंदर जा रहा है, इसलिए इनपुट डिवाइस में। जब इस मशीन में चेक को लगाया जाता है तो डेटा डिटेक्ट करके कंप्यूटर से मैच करा जाता है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है उसका है या नहीं मैच कर लिया जाता है। बैंक का काम है, मशीन का काम है उनकी, ठीक है। अपने को तो केवल काम समझना है कि इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट, जिसे डिजिटाइजर भी कहा जाता है। ऐसा टैबलेट जैसा होता है, एक साथ में पेन मिलता है, और इसका काम क्या है वो आप बहुत देर से देख रहे हो। जो भी मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर समझा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वो मैं अपने ग्राफिक्स टैबलेट से लिख रहा हूँ। अभी मैंने अपने कंप्यूटर से एक ग्राफिक्स टैबलेट को कनेक्ट कर रखा है, इस पर मैं लिख रहा हूँ और वो आपको दिखाई दे रहा है। देखो माउस से भी मैं लिख सकता हूँ, पर माउस का क्या, माउस बहुत सेंसिटिव होता है, माउस से प्रॉपर लिखाई में नहीं आएगा। ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस की तरह है। इसके साथ एक पेन आता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। इसके थ्रू आप ड्राइंग्स कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, या फिर आप कोई मतलब ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ा रहे हैं जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें भी ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। और बहुत सारे काम में आता है, डिजिटल आर्ट क्रिएशन में आता है, आर्किटेक्चर इसका यूज है। काफी लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अपने काम के हिसाब से। इनपुट डिवाइस में इसलिए रखा क्योंकि जैसे ही मैं इस पेन से इस पर लिखता हूं तो डेटा कहाँ जाता है, अगेन सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू क्या कर रहा है, इस डेटा को जो मैं लिख रहा हूं वो आपको कहाँ दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पर, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे मॉनिटर की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस पर, वो है लाइट पेन। यार देखो अभी तो मैंने फिलहाल इसका यूज होते हुए कहीं देखा नहीं है, बट लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि सीआरटी मॉनिटर्स पर डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए यूज में लाया जाता था। टेक्नोलॉजी इसमें भी वही यूज होती थी जो अभी ऊपर मैंने आपको समझाई। अब ऐसे ग्राफिक्स टैबलेट आ गए। पहले के टाइम पर ऐसे सीआरटी मॉनिटर आते थे ना बड़े बड़े, आपने देखे होंगे, उन पर डायरेक्ट लिखने के लिए इसका यूज किया जाता था। वही एक पेन जैसा होता था, डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता था। इनपुट डिवाइस में क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो चीज हम इस पे लिख रहे हैं ना वो पहले कंप्यूटर के पास जा रही है, बाद में आउटपुट आ रही है। ये ऐसे नहीं हो रहा। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाऊं तो डेटा पहले इस तरफ जा रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट करा तो ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस पे आ गया, नहीं, पहले अंदर गया, सीपीयू के पास गया, और सीपीयू ने इसे ट्रांसफर करा है आउटपुट डिवाइस पे यानी मॉनिटर पर। तो इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा है। हमेशा डेटा पहले इन होता है, उस डेटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसे भेजना कहाँ है। इसलिए लाइट पेन को हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। और काम मैंने बता दिया, पहले के टाइम पे यूज में आता था ये, अभी तो फिलहाल मैंने भी इसका कहीं यूज नहीं देखा है। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं और काफ़ी अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है। अब डिटेक्शन किसका, ये डिपेंड करेगा कि डिवाइस कौन सा है। देखो बायोमेट्रिक डिवाइस जो होते हैं ना वो फिंगरप्रिंट, रेटिना या फेस को डिटेक्ट करके ही काम करते हैं। अब इनका यूज़ सिक्योरिटी में किया जाता है, जहाँ भी सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड डिवाइस बनाए जाते हैं ना उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझाऊँ, आपके फ़ोन का जो अनलॉक करने का सिस्टम है ना वो या तो आपकी स्क्रीन पर थंब लगाने से अनलॉक होगा, या पहले पीछे आता था अब साइड में भी आने लगा है। फोन में दो तरह के अनलॉक फीचर आते हैं, एक आता है आपका फेस डिटेक्शन, दूसरा आता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस में इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मैं फोन से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब आप अपने फोन पर थंब लगाते हो तो डेटा जो आपके फोन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है ना उसके पास जाता है, और जब डेटा मैच कर जाता है आपके फोन में जो आपने फिंगरप्रिंट सेंसर से अपना डेटा फीड कर रखा है तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है। सेम फंडा डोर लॉक में भी काम आता है। आजकल ऐसे डोर लॉक आ गए, आप अपना थंब लगाओ आपका डोर अनलॉक हो जाएगा, अदर पर्सन इसे अनलॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले आपने अपना जो थंब का इंप्रेशन है ना उससे उसके अंदर फीड कर रखा है। जब डेटा मैच करता है उसके प्रोसेसर से, उसके डेटा से, तभी वो अनलॉक होता है। देखो कंपनीज वगैरह में एम्प्लॉइज की अटेंडेंस के लिए एक मशीन होती है जिसमें थंब लगाते हैं तो अटेंडेंस ऑटोमेटिक चढ़ जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह उस जगह पर फेस डिटेक्शन भी हो सकता है, कैमरा लगा हो तो फेस मैच करने पर डेटा मैच हो जाता है और उसके बाद अनलॉक कर दिया जाता है। तो काम वही हो रहा है, फेस मैच करना, पहले आपका फेस मैच हुआ, डेटा अंदर गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट में आपको रिजल्ट क्या मिला, वो सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। अब आ गए साहब हमारे आउटपुट डिवाइस। बट इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको वही डायग्राम दिखाना चाहूंगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हम आ गए वापस से हमारे इस डायग्राम पर। तो यहाँ पर सारे इनपुट डिवाइस लगे हुए हैं साहब। जब हम इनपुट करते जाते हैं तो कंट्रोल यूनिट ये चेक करती है कि डेटा किस तरह का आया है, उसी हिसाब से ये ट्रांसफर करती जाती है आउटपुट डिवाइसेस पर। अगर कुछ कैलकुलेशन है तो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, अन्यथा सीधे आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफर हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आउटपुट डिवाइस में। नाम से पता लग रहा है आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो प्रोसेस डाटा को यूजर तक डिलीवर करते हैं। ये डिवाइसेस सीपीयू से आउटपुट डेटा को रिसीव करते हैं और उसे ह्यूमन रीडेबल या इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड या वीडियो। जो भी डेटा हम चाहते हैं ना उस हिसाब से हमें मिल जाता है आउटपुट डिवाइस पर। ये डिपेंड करता है कि हमने क्या इनपुट करा है। अब
मॉनिटर इसके अंदर रखा जाता है। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में इंपॉर्टेंट मॉनिटर ही आ रहा है। जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो मॉनिटर पर आ रहा है। आपने पहले कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स को यूट्यूब पर सर्च किया, यानी आपने अपने कीबोर्ड से डेटा एंटर करा, सीपीयू ने प्रोसेस करा, और डेटा को इंटरनेट पर गया, और डाटा प्रोसेस हुआ और मेरा वीडियो आपके सामने आया और आपके मॉनिटर पर आ गया, यानी मॉनिटर पर डिस्प्ले कर दिया गया है सीपीयू के द्वारा, और अब आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? पहले आपने एंटर करा तभी आया, और आपने एंटर नहीं भी करा, मान लो आपने आपकी स्क्रीन पर ब्राउज फीचर में देख लिया, यूट्यूब पर मेरा वीडियो नजर आ रहा है आपको, आपने क्लिक कर दिया, तब भी पहले आपने क्लिक करा तभी वीडियो प्ले हुआ, क्योंकि इनपुट तो आपने ही दिया है। क्लिक करा मतलब आपने इनपुट दिया, आपने अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को बताया कि इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, आपके मोबाइल या कंप्यूटर के प्रोसेसर ने उस डेटा को प्रोसेस करा और मेरे वीडियो को आपकी स्क्रीन पर प्ले कर दिया, चाहे वो मॉनिटर की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन हो, डेटा आपके सामने वीडियो के रूप में। अब यहाँ पर मॉनिटर के कुछ टाइप होते हैं और इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछी जा सकती है आपको। सबसे पुराने मेथड पर बने हुए मॉनिटर हैं सीआरटी मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब। देखे होंगे आपने इस तरह के टीवी टाइप के मॉनिटर आते थे, आज भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पुराने जमाने के बल्कि मॉनिटर होते थे, वजन बहुत होता था इनमें। हाँ, डिस्प्ले वगैरह क्वालिटी अच्छी होती थी इनकी। इसके बाद आते हैं एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी मॉनिटर लाइट वेट होते थे, देखे होंगे आपने इस तरीके के होते हैं ये। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले जो मॉनिटर है ये एलसीडी है। अब एलसीडी, एलईडी और ओएलईडी लगभग सेम दिखते तो ऐसे ही है, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इनका फर्क होता है। एलईडी लाइट एम्बिडिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सबकी। एलसीडी के अंदर लाइट वेट होते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना। लाइट वेट ये भी होते हैं कौन से, एलईडी वाले, बट एलईडी और कम पावर कंज्यूम करते हैं। इसके पीछे कारण है, एलईडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट होते हैं पास पास में, और हर एलईडी एक पिक्सल को बनाती है। पिक्सल्स आपस में मिल जाते हैं तो पूरी इमेज बन जाती है, इसलिए पावर को बहुत कम कंज्यूम करते हैं। एलईडी वाली टेक्नोलॉजी वो अभी बहुत पॉपुलर है। अभी जो मॉनिटर आ रहे हैं लगभग सब एलईडी वाले ही आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी और भी है इसके अंदर, ओएलईडी आ गया है। ओएलईडी और फ्लेक्सिबल है और कम पावर कंज्यूम करता है और बेटर क्वालिटी दिखती है। आजकल मॉनिटर आ रहे हैं 4K में, आप 8K मॉनिटर भी 2-2 लाख तक के मॉनिटर आ रहे हैं। जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है, कलर करेक्शन का काम करना है, वो लोग इस तरीके के मॉनिटर का यूज करते हैं। पर मॉनिटर का काम तो एक ही साहब, कोई सा भी हो, वो है आउटपुट दिखाना। इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और क्यों है आउटपुट डिवाइस? क्योंकि डेटा इससे भी बाहर आता है, ना कि अंदर जाता है। देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक ही बार में समझ में आएगा। ये है आपका कंप्यूटर, इधर लगा हुआ है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर आपका कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने 4 प्रिंटर दिखा रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है इन चारों में से। और इधर है आपका कीबोर्ड या माउस, कीबोर्ड शॉर्ट में लिख देता हूँ, या आपका माउस, दोनों में से कोई चीज है। अब आपने अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर एक फाइल है, इसको ओपन करा और Ctrl+P एक शॉर्टकट होता है प्रिंट का, वो दबाया, तो आपने सीपीयू को बोला कि प्रिंट निकालना है। अब उस समय कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू के अंदर है वो चेक करेगी कि क्या इस पे कोई कैलकुलेशन करनी है। अब प्रिंट निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती ना, इसलिए डेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास नहीं जाएगा, डेटा सीधे ट्रांसफर होगा आउटपुट डिवाइस पर और चेक करा जाएगा कि किसकी जरूरत है। सब मॉनिटर की जरूरत है सिर्फ देखने के लिए, लेकिन यूजर क्या चाहता है, प्रिंट निकालना चाहता है, तो प्रिंटर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और प्रिंटर से एक पेपर प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट कहाँ है बाहर? तो देखो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को फिजिकल पेपर पर प्रिंट करता है। डिजिटल डेटा मतलब कंप्यूटर में जो फाइल है वो डिजिटल फॉर्मेट में, उस डेटा को फिजिकल फॉर्मेट में जिसे आप हाथ में लेकर देख पा रहे हो उसमें कन्वर्ट करने का काम प्रिंटर करता है। अब प्रिंटर कई तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, 3D प्रिंटर। चारों बता देता हूँ जल्दी से। इंकजेट प्रिंटर में इंक के टैंक लगे होते हैं, अक्सर आपने इसे दुकानों पर देखा होगा जहां पर ये जॉब वर्क वाला काम किया जाता है, फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा। कलर प्रिंट देने के लिए इसी तरीके के प्रिंटर का ये ज्यादा यूज करते हैं। बाहर आपको टैंक मिल जाएंगे, उसमें कलर भरे होते हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रिंट करते हैं ये इंकजेट प्रिंटर। और देखो इंकजेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इंक है ना वो स्प्रे करी जाती है इस पर और इमेज को बनाया जाता है। लेजर प्रिंटर भी आपने देखा होगा, वो जेरोक्स मशीन जिससे आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हो, कॉपी करवाते हो, लेजर प्रिंटर ही है, बस वो एक बड़ा रूप है। ऐसा छोटा भी आता है, एकदम फास्ट प्रिंट करता है। देखो इंकजेट में थोड़ा टाइम लगता है, जब आप प्रिंट करते हो ना इंकजेट प्रिंटर से तो धीरे धीरे पेपर अंदर जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन जब आप लेजर प्रिंटर से प्रिंट करते हो ना एकदम फास्ट पेपर अंदर जाएगा, फटाक से प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक लेजर टेक्नोलॉजी काम करती है। ड्राई इंक होती है, सूखी इंक भरी होती है, उससे प्रिंट होता है आपका लेजर टेक्नोलॉजी से, इसलिए फास्ट प्रिंटिंग होती है इसमें। इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इस तरीके के प्रिंटर क्या होता है,
डॉट डॉट से मिलकर प्रिंट करते हैं। डॉट 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 बारीक बारीक डॉट होते हैं। देखो आपने आज भी डॉटमेटिक प्रिंटर को देखा होगा, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिलिंग के लिए। जो बिलिंग मशीन होती है ना, उसमें एक छोटा सा रोल लगा होता है, उसमें जो बिल प्रिंट होकर आता है, आपका इनवॉइस प्रिंट होकर आती है, वो डॉट डॉट के रूप में प्रिंट होकर आती है। आज ध्यान देना, आप डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। डॉट इतने पास लगे होते हैं कि वो पूरा टेक्स्ट दिखता है। अब ये सस्ता होता है ना, इसलिए आपको हर जगह ये मशीन मिलेगी जहाँ भी बिलिंग का काम होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंट करने के लिए हो, वहाँ भी ये होता है। इसके बाद एक और प्रिंटर है, बड़ा गजब का प्रिंटर है, 3D प्रिंटर, अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है। आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है 3D प्रिंटर से आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि प्लास्टिक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं पाइप के जरिए, इससे अब आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट मिलता है। देखो आउटपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं इसे, तो यहाँ पर जैसे आप प्रिंट कमांड देते हो ना कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस मशीन को कमांड देता है। इस बार आउटपुट गया इसके पास, सीपीयू से कहाँ आया है, इसके पास आया है, और ये मशीन क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने लग जाती है जो आपने अपने कंप्यूटर में बनाया है, और वो 3D मॉडल प्रिंट होकर आपके सामने आ जाता है। देखिए इसके बाद आउटपुट डिवाइस में आता है स्पीकर्स, और स्पीकर्स को आउटपुट डिवाइस में इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे भी हमें आउटपुट मिलता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि जब भी आपने अपने माउस से किसी MP3 सॉन्ग पर, किसी वीडियो सॉन्ग पर डबल क्लिक करा, तो सीपीयू के पास गया इंस्ट्रक्शन, और सीपीयू ने देखा कि यूजर MP3 प्ले करना चाहता है, कोई सॉन्ग प्ले करना चाहता है, तो उसने आउटपुट डिवाइस में स्पीकर को एक्टिवेट कर दिया, और स्पीकर से साउंड बाहर आने लगा। डाटा कहाँ आ रहा है, साउंड भी एक डेटा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। रिजल्ट मिल रहा है हमें, कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, देखा होगा आपने, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जो भी चीज आपको समझाई जा रही है कंप्यूटर पर, वो आपको एक बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो कुल मिलाकर डिस्प्ले बाहर की ओर हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है। तो ये आजकल देखा होगा आपने डिजिटल क्लासेस में यूज किया जाता है, स्कूल वगैरह में। काफी लोगों को एक साथ बिठाकर आप कोई चीज समझा सकते हो इसकी हेल्प से। इसके बाद आता है प्रिंटर का बड़ा भाई कह सकते हो आप इसे, प्लॉटर। प्रिंटर छोटे प्रिंट को प्रिंट करने के लिए यूज में लाया जाता है, प्लॉटर थोड़ा बड़ा प्रिंट करता है। अब प्लॉटर कई तरह के हो सकते हैं साहब, ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन्स, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए। आपने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट सिटी में लगे हुए देखे होंगे, वो कैसे प्रिंट होते हैं, वो प्रिंटर से थोड़ी होते हैं, वो होते हैं प्लॉटर से प्रिंट। इसके बाद देखिए कुछ अदर आउटपुट डिवाइस भी हैं, जैसे हेडफोन। आप हेडफोन लगाकर या ईयरफोन लगाकर या ईयरबड्स लगाकर अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको आउटपुट मिल रहा है। जीपीएस डिवाइसेस जो कार में लगे होते हैं, वहां पर भी डिस्प्ले लगी होती है, आप डायरेक्शन देख पा रहे होते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस है। वीआर हैंडसेट, उसमें भी आउटपुट दिखाई देता है। आजकल मोबाइल अंदर रख लो और 3D में आप देख सकते हो, वीआर हैंडसेट आते हैं ना, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वहां भी आपको आउटपुट ही दिख रहा होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको कोई भी ऐसा डिवाइस दिखाई दे जिससे आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिल रहा हो, वो आउटपुट डिवाइस में ही रखना है। आई थिंक अब आपसे इंटरव्यू में या आपके एग्जाम में कोई भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सीपीयू की फंक्शनलिटी पूछता है, तो आप डेफिनेटली आंसर सही देकर आओगे, गारंटी है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। आप देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, सीपीयू के अंदर एक यूनिट और होती है जिसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। इन दो यूनिट को तो हमने अच्छे से समझ लिया, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बाकी है हमारा मेमोरी यूनिट को समझना। तो इस मेमोरी यूनिट के अंदर दो मेन मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखो मेमोरी को हम मेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, इसे मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, हाई स्पीड होती है और डेटा एकदम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इससे। बट इसकी एक लिमिटेशन होती है, इसमें डेटा ज्यादा स्टोरेज नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसे भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में कई क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे देखने के लिए। रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकती, क्योंकि नाम से पता लग रहा है टेम्परेरी है। इसके पीछे कारण है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रैम को कहा जाता है साहब। अब इसके पीछे कारण क्या है कि रैम को टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि रैम में जो डेटा अवेलेबल है ना, वो तब तक ही अवेलेबल रहता है जब तक इसको पावर मिल रही होती है। जैसे ही पावर लॉस होता है, यानी कि लाइट जाती है, हमारे घर से इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, तो उसी समय कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है, और जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं ना, तो कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने सेव नहीं करा तो डेटा हमें वापस नहीं मिलता। उसके पीछे कारण है, और वो कारण यही है रैम। ध्यान से समझना और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने अपने कंप्यूटर पर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी कंप्यूटर में करंटली
एक्चुअली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या आपके फोन में भी दिखाई दे रहा है, आपको फोन से भी आप कंपेयर कर सकते हो। जो भी आप स्क्रीन पर काम कर रहे हो, जो भी एप्स आपने ओपन कर रखा है या जो भी सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखा है, यहाँ तक कि आपने यूट्यूब भी ओपन करके मेरा वीडियो देख रहे हो आप, अगर उस दौरान अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है यानी पावर कट हो जाता है या आपका फोन की बैटरी डेड हो जाती है, फोन रिस्टार्ट हो जाता है, फोन बंद हो जाता है, तो आपको मेरा वीडियो दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। बट उसके लिए पहले आपको फोन चालू करना पड़ेगा या कंप्यूटर चालू करना पड़ेगा, फिर यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, फिर वीडियो सर्च करना पड़ेगा, फिर से आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी करंटली आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर रैम से चल रहा है। तो रैम का काम क्या होता है? जब तक कंप्यूटर चल रहा है, इसका काम है जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक डेटा को टेम्परेरी अपने अंदर लोड रखना। इसलिए आपने देखा होगा गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में रैम ज़्यादा अच्छी होना जरूरी है। जितनी अच्छी कैपेसिटी की रैम आपके कंप्यूटर में लग रही है उतना ही आप फास्ट गेम को खेल पाओगे, उतना ही बड़ा गेम आप अपने कंप्यूटर में खेल पाओगे। रैम की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है वो उतना ही डाटा होल्ड करके रख सकती है अपने अंदर। अगर 1 GB की रैम है, जैसे आपके फ़ोन में पुराने फ़ोन आते थे 1 GB रैम आती थी, आजकल तो फ़ोन में 6 GB 8 GB और इससे ऊपर भी रैम आने लग गई है। जितना महंगा फ़ोन लोगे उतनी रैम। अब देखो रैम की साइज़ बढ़ाओगे तो फ़ोन की प्राइस भी बढ़ेगी, उसी तरीके से आप कंप्यूटर में भी अगर रैम ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका कंप्यूटर भी अच्छा चलेगा। फ़ोन में भी आपने देखा होगा पबजी वगैरह गेम जो खेलते हैं उनको पता होगा रैम की क्या वैल्यू है। जितनी अच्छी रैम है फ़ोन में उतना ही स्मूथ गेम चलता है। रैम के अंदर आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। रीड एंड राइट मतलब देखो अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो आप राइट भी तो कर पा रहे हैं, कीबोर्ड से आप एंटर कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में लोड कहाँ जाकर हुआ है? रैम में हुआ है ना। रैम में टेम्परेरी लोड है भले ही, तो रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। राइट मतलब आप लिख भी सकते हो, रीड मतलब आप देख ही रहे हो इसको, जो भी मैं लिखते जा रहा हूँ रीड भी हो रहा है। रीड एंड राइट दोनों हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको रोम के साथ इसे कंपेयर करके बताऊंगा और कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, रैम और रोम में डिफरेंस बताओ। तो रैम कुछ इस तरीके की होती है, पीसी में लगी होती है, मोबाइल में भी होती है। ये 2 तरह की रैम होती है, डायनेमिक रैम, एक स्टैटिक रैम होती है। डायनेमिक रैम पहले यूज होती थी, रिफ्रेशिंग की बार बार जरूरत होती थी। स्टैटिक रैम थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, फास्ट काम करती है। अब बात करते हैं रोम की। नाम से पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें आप केवल रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, जबकि रैम में रीड एंड राइट दोनों हो रहा है। आप पढ़ भी पा रहे हो और लिख भी पा रहे हो। अब जो भी लिखते हो रैम में जाकर टेम्परेरी तो रहता ही है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा एक बार स्टोर होता है ना वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, उसे इरेज करना इतना आसान नहीं है। रोम का काम क्या होता है? बायोस को स्टार्ट करना। आपके कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है जिसे बायोस कहा जाता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये। अब बायोस क्या होता है? एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है। आप कंप्यूटर देखना जब भी स्टार्ट करते होंगे तो कुछ स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ दिखाई देता होगा, आपको कुछ बूट प्रोसेस होता होगा आपके सामने। कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम लेता है चालू होने में, उसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। और वो बूटिंग प्रोसेस आपके कंप्यूटर के रोम से ही होती है। रोम का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, एक्चुअल में बूटिंग प्रोसेस करवाना। जो आपके कंप्यूटर में बायोस लगा हुआ है, एक चिप लगी होती है, उसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल है, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करती है रोम। और आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद सारा डाटा कहाँ चला जाता है? रैम के पास। फिर कौन सी मेमोरी काम कर रही होती है? रैम। देखो रोम का केवल इतना ही काम है, कंप्यूटर आपने जैसे ही स्टार्ट करा, पावर बटन दबाया, एक सॉफ्टवेयर लोड होगा जो कि बायोस में फीड है, उससे आपका कंप्यूटर बूट होता है, उसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। जो थोड़ा सा टाइम लगता है ना कंप्यूटर स्टार्ट होने में, उसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। और उसी दौरान आपके कंप्यूटर में जो भी विंडो आपने इंस्टॉल कर रखी है वो जाकर रैम पे लोड हो जाती है। परमानेंट मेमोरी इसलिए हुई कि जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हो तो क्या आपको बार बार पहले वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है कि कंप्यूटर चालू करने वाला? नहीं करना पड़ता ना। जो एक बार कंप्यूटर में मदरबोर्ड के साथ फीड होकर आ गया वो हो गया उसमें। आप जब भी कंप्यूटर चालू करोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन रैम में आपको हर बार सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ता है, तभी वो जाके रैम में लोड होता है। इसलिए रैम टेम्परेरी और रोम परमानेंट है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रोम होते हैं। यहाँ पर इसके कुछ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब देखो रैम और रोम में डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि नीचे मैंने लिख रखा है, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब आप लिख रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है और आप रीड भी कर रहे हैं। इसमें केवल आप रीड कर सकते हैं, नाम से पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है ना, उस समय आप कोई
काम नहीं कर सकते, आपको वेट करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा जो टाइम लगता है ना उस दौरान कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो काम रोम से चल रहा होता है और रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्राम्स टेम्परेरी स्टोर होते हैं जब तक पीसी ऑन रहता है। बायोस प्रोग्राम इसी में स्टोर होता है और बायोस का जो प्रोग्राम है ना वो रोम में स्टोर रहता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये अभी हमने क्या समझा है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब एक मेमोरी और होती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी होने के साथ साथ इसे हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं और इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। बट परमानेंट स्टोर तो रोम में भी हो रहा था, बट उसमें डेटा बहुत कम कैपेसिटी में स्टोर होता है। छोटा सा प्रोग्राम है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, बहुत सारा डाटा स्टोर नहीं कर सकते रोम के अंदर की मूवी स्टोर कर दिया आपने बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया। इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है और बहुत ज्यादा कैपेसिटी में स्टोर किया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल होता है, डेटा अपने आप डिलीट नहीं होता जब तक कि आप खुद से डिलीट ना कर दें। पावर आप कितनी बार भी ऑफ करो कंप्यूटर में डेटा कहीं नहीं जाएगा। देखो आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी होती है, आपके फोन में भी मेमोरी होती है। आप अपना फोन रिस्टार्ट कर दोगे तो क्या आपका डेटा डिलीट हो जाएगा? आपके फोटोज वगैरह डिलीट हो जाएंगे क्या? एप्स डिलीट हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। कितनी बार भी आप फोन रिस्टार्ट करो, ऐसे अगर आप अपने कंप्यूटर को कितना ही रिस्टार्ट करो रोज, डेटा डिलीट नहीं होगा ना, क्योंकि वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। सबसे पहले HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको स्क्रीन पर अलग से भी दिखा दूंगा। इस प्लेट के अंदर डेटा, इसे प्लेटर कहते हैं, इस प्लेटर के अंदर डेटा इस हेड से रीड एंड राइट किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है इसकी और ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है। इसको डेटा स्टोर करने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बट अभी एक नई टेक्नोलॉजी भी है, हालांकि इससे ऊपर भी आ गई है टेक्नोलॉजी, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है, हालांकि काम दोनों का एक ही है, डेटा को स्टोर करना। SSD की स्पीड HDD के मुकाबले बहुत फास्ट होती है। आज की जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं, जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, उन सब में SSD लगी हुई है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हो थोड़ा टाइम लेकर ही स्टार्ट होता है, तो समझ लेना आपके कंप्यूटर में HDD यानी हार्ड डिस्क ही लगी हुई है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस दिखाता है कुछ सेकंड का और आपका कंप्यूटर पे स्क्रीन आ जाती है, तो समझ लेना आपके कंप्यूटर में SSD है, आपके लैपटॉप में SSD लगी हुई है। क्योंकि SSD की वजह से कंप्यूटर बहुत फास्ट स्टार्ट होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप भी अपने कंप्यूटर में SSD को हटाओ और SSD लगवाओ। किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप पे जाओ, उनसे बोलो हमारे कंप्यूटर की SSD हटा दो, उसकी जगह SSD लगा दो। ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस की आती है। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी और आई है, NVMe। देखो काम दोनों का एक ही है, SSD और NVMe जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। SSD थोड़ी बड़ी होती है और NVMe थोड़ी छोटी होती है, चिप जैसी होती है ये। इसे मदरबोर्ड पर इसके स्लॉट पे लगाया जाता है। अगर मदरबोर्ड पर आपके इसका स्लॉट है तो ही आप NVMe लगा सकते हो, अन्यथा SSD का स्लॉट तो होता ही है। दोनों में क्या डिफरेंस है SSD और NVMe में? NVMe इनमें ये डिफरेंस है, इसकी जो स्पीड है ना वो SSD से और फास्ट होती है। अगर इसमें विंडोज इंस्टॉल कर दी आपने, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी और आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में अगर NVMe लगी हुई है, मेरे लैपटॉप में और मेरे कंप्यूटर में यही लगी हुई है, बटन दबाते कंप्यूटर स्टार्ट होता, पता ही नहीं लगता कब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करने की। काम तो सबका एक ही है, डेटा को स्टोर करके रखना, बट अगर हमें फास्ट काम चाहिए तो इन चीजों का यूज किया जाता है, चाहे SSD या NVMe। इसके बाद डेटा को स्टोर करने के लिए और भी चीजों का यूज किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, CD आपने देखी होगी, इस तरीके की CD DVD आती थी, इनमें भी डेटा स्टोर होता था। आज भी अगर कोई शादी वगैरह की शूटिंग होती है तो वो भी CD में डालकर देते हैं। वैसे तो आजकल वो पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में डालकर देने लग गए, लेकिन बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लो बजट फोटोग्राफर हायर कराए तो वो आपको CD में ही आपका डाटा डालकर देगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। पहले कंप्यूटर में ये डिस्क बहुत यूज होती थी, इसको रीड एंड राइट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, DVD ड्राइव बोलते हैं उसे। अब तो ये लैपटॉप में आना ही बंद हो गया और डेस्कटॉप में तो कब से ही बंद हो गया था, पर पहले ये डेस्कटॉप में अलग से खरीदना पड़ता था। इसको राइट करने के लिए, रीड करने के लिए एक डिवाइस होता था, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद आता है USB फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर है ये पेन ड्राइव, आपने देखा ही होगा। पेन ड्राइव का यूज डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए काफी किया जाता है। ये भी अलग अलग कैपेसिटी का आता है, जितनी ज्यादा कैपेसिटी का लोगे उतना ही महंगा आएगा, तो इसका यूज भी डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। मेमोरी कार्ड, ये भी अलग अलग कैपेसिटी का आता है, अलग अलग क्लास का आता है, जितनी ज्यादा कैपेसिटी का लोगे उतना ही महंगा आएगा, तो इसमें भी डेटा स्टोर किया जाता है। ये मोबाइल फोन में भी SD कार्ड के नाम से आता है और कैमरा वगैरह, DSLR वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद देखिए एक टाइप की मेमोरी और होती है, वो होती है कैशे मेमोरी। और ये मेमोरी प्रोसेसर जो होता है ना आपका, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम CPU के नाम से भी जानते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए काम करती है मेमोरी। अब आप जब प्रोसेसर खरीदोगे, एक बार आप अमेजोन पे सर्च करना, उसमें आपको कैशे मेमोरी भी दिख जाएगा। जितनी ज्यादा कैशे मेमोरी आपको आपके CPU के साथ मिल रही है, आपके प्रोसेसर के साथ मिल रही है, वो प्रोसेसर उतना ही महंगा होगा। इसका
काम क्या होता है, कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके सीपीयू के एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, देखो मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये सीपीयू है आपका। अब आपने यहाँ से इनपुट डिवाइस से इसको बहुत सारा डाटा दे दिया। अब कुछ डाटा आप बार बार इसको देते हो और इसको पता है कि ये डाटा आप बार बार यूज करते हो, तो ये क्या करता है, अपनी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड और फास्ट हो जाती है, आपका प्रोसेसर फास्ट काम कर पाता है। जैसे कि आप समझना, आप जिन बुक्स को ज्यादा पढ़ते हो उन बुक्स को आपने अपनी टेबल पर जमा लिया, ठीक है, और जिन बुक्स को आप कभी कभी पढ़ते हो उन्हें आपने स्टोर में कहीं स्टोर कर रखा है। बार बार ये जो बुक आप ज्यादा पढ़ते हो, अगर आप इन्हें भी उन्हीं रैक्स में जमा कर रखोगे तो आपको बार बार उठकर जाना पड़ेगा और बुक लाकर यहाँ पर रखनी पड़ेगी टेबल पे। तो क्यों ना आप ऐसा कर लो कि उन बुक्स को अपनी टेबल पर जमा लो जिन्हें आप बार बार पढ़ते हो। तो सीपीयू के अंदर भी कैश मेमोरी के अंदर वही काम होता है, जिन टास्क को आप बार बार करते हो उन्हें कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है और इससे स्पीड बढ़ जाती है। और आपकी स्पीड भी ऐसी बढ़ जाएगी, आपको बार बार चेयर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बुक्स को आप ज्यादा पढ़ते हो वहीं से उठा के पढ़ लोगे। तो इसके अंदर 3 होती है, L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी और L3 कैश मेमोरी। L1 कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है, फास्टेस्ट होती है बट छोटी साइज होती है। L2 कैश मेमोरी सीपीयू के क्लोज होती है, साइलेंटली स्लोअर होती है बट थोड़ी सी बड़ी होती है। और L3 कैश मेमोरी ये मल्टीपल कोर्स के लिए शेयर्ड कैश मेमोरी होती है, थोड़ी सी स्लो होती है इन दोनों के मुकाबले, पर काम तो इसका भी वही है। तो जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर खरीदने जाओ अपने कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप खरीदने जाओ तो उसके प्रोसेसर में उसकी कैश मेमोरी भी चेक करना। जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ही आपका प्रोसेसर अच्छा होगा और उतना ही महंगा आपका कंप्यूटर आएगा। इसके बाद एक मेमोरी और होती है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है इसे। वर्चुअल मेमोरी एक सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है जो कि टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करता है जब प्राइमरी मेमोरी रैम फुल हो जाती है। जैसे मान लो 1 GB की रैम है, अब ये 1 GB फुल हो गई, आपने कोई ऐसा टास्क, ऐसा गेम लोड कर दिया अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, कि 1 GB से ज्यादा का था वो, तो आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा, आपका मोबाइल हैंग होने लग जाएगा। लेकिन आपने कई बार देखा होगा थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर मोबाइल हैंग से अपने आप बाहर भी आ जाता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है और वर्चुअल मेमोरी उस एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर कर लेती है अपने अंदर। तो कुल मिलाकर जब एक्स्ट्रा बटन रैम पर पड़ता है ना तो वर्चुअल मेमोरी काम में ली जाती है। रैम के पास ही होती है मेमोरी। एक मेमोरी और होती है, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। देखिए रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है जो हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज में होती है। अब देखिए ये एग्जांपल हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, थोड़ी सी डीपली नॉलेज है ये प्रोसेसर के बारे में। देखिए कुछ ऐसे टास्क होते हैं प्रोसेसर के पास जब उसे इन मेमोरी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए जो मेमोरी आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में, उसका एक मेजरमेंट होता है, वो तो आपको भी पता होगा। अगर आपके फोन में 128 GB की मेमोरी है तो आप अपने फोन में 128 GB का डेटा स्टोर कर सकते हो। सेम कंप्यूटर में भी जितनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उतना ही आप डाटा स्टोर कर सकते हो। तो वो मेजरमेंट कहाँ से आया? वो मेजरमेंट यहाँ से आया। तो शुरुआत से चलते हैं, हम मेजरमेंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की बिट, 1 बिट। इस 1 बिट में या तो 0 आता है या 1 आता है, दोनों भी साथ में नहीं आते। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? बिट, जिसमें या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब 8 बिट आपस में मिल जाते हैं, जब हम 8 बिट को मिला लेते हैं तो डाटा बनता है हमारा 1 बाइट का, यानी 1 बाइट 8 बिट से मिलकर बना है। कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, 8 बिट्स में कितने बाइट होते हैं? तो 1 बाइट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। जब 1024 बाइट्स आपस में मिल जाते हैं तो बनता है हमारा 1 किलोबाइट, 1 KB का डाटा। यानी कोई फाइल 1 KB की है अगर, तो उसमें 1024 बाइट्स है। कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, ऐसे आपको बताना है। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, यानी 1024 किलोबाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं? 1 MB की फाइल। कोई ऐसे पूछे आपसे यार 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1024 किलोबाइट्स। 1 GB में 1024 मेगाबाइट, 1 TB में 1024 गीगाबाइट। जैसे बोलते हैं ना 1 GB का डाटा, तो 1 GB में कितने मेगाबाइट है? 1024 MB। मेगाबाइट मतलब MB। ऐसे अगर कोई बोले यार 1 TB की फाइल है तो आप क्या बोलोगे? ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा 1024 गीगाबाइट्स की फाइल है, 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ऐसे 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। देखो हार्ड डिस्क जो है ना, नॉर्मल आपके कंप्यूटर में आपने टेराबाइट में ही देखी होगी। टीवी में अगर आप अमेजोन पे सर्च भी मारोगे तो आपको जो हार्ड डिस्क दिखाई देगी या SSD या NVMe दिखाई देगी, वो टेराबाइट में दिखाई देगी, पेटाबाइट में नहीं दिखाई देगी। हालांकि पेटाबाइट में लगा सकते हो आप इतनी हार्ड डिस्क मिला दो आपस में, कितनी
इतनी कैपेसिटी की 1024 टेराबाइट्स वाली हार्ड डिस्क आप आपस में मिला दो तो आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी हो जाएगी 1 पेटाबाइट, जो कि होती है सर्वर कंप्यूटर होते हैं बड़े बड़े जिनमें डेटा काफी स्टोर करना पड़ता है, जैसे अमेजोन का सर्वर हो गया, फेसबुक का सर्वर हो गया, गूगल का सर्वर हो गया। इन्हों की जो मेमोरी होती है ना इनमें होती है जो मैंने अलग से लिखी हुई है। हालांकि मुझे भी नहीं मालूम गूगल सर्वर के पास कितनी मेमोरी है, हार्ड डिस्क में ही डाटा स्टोर है आपका। आप गूगल पे जो भी सर्च कर रहे हो ना वो सब किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर सेव है, जब भी आपको दिखाई दे रहा है। आप यूट्यूब पर जो वीडियो देख पा रहे हैं ना वो वीडियोस भी यूट्यूब के सर्वर यानी हार्ड डिस्क तो होगी ही, उन हार्ड डिस्क में डेटा सेव है। तो यहाँ पर कुछ मेमोरी की आगे की यूनिट भी है जिसे आप नेट पर सर्च कर सकते हो, पेटाबाइट। अब पेटाबाइट कैसे बना देखो, आप जब 1024 पेटाबाइट्स मिला दोगे तो एक जेटाबाइट बन जाएगा, ऐसे जेटाबाइट मिला दोगे तो येटाबाइट बन जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, कुल मिलाकर 1024 इसे याद रखना है। तो ये थी फ्रेंड्स कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स, जिसे आपको याद करना बहुत जरूरी है। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझना। अगर कंप्यूटर की बात की जा रही है तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। इस बात को अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं जो कि टचेबल और विजिबल होते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर के वह सभी पार्ट्स जिन्हें आप देख पा रहे हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को अनेबल करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के काम को करने के लिए उसका एक हार्डवेयर होता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स आते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो। जब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अगर हम सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है ना वो सभी सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी ना किसी तरीके का काम कर रहे हैं। उन्हें केवल आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर आपका स्टार्ट ही नहीं हो सकता। वह सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे मेन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप दूसरे सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो फिर आपके अदर सॉफ्टवेयर भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रखते हैं विंडोज को। सबसे पहले अगर आप अपना पीसी स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो पहले विंडोज लोड होती है। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है तो उसके अंदर मैकिंटोश आता है, यानी सबसे पहले मैक ओएस लोड होता है, उसके बाद ही आप दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर पाते हो। ऐसे कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जिन्हें आपको खरीदना नहीं पड़ता, जबकि अगर हम विंडोज और मैक की बात करें तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें खरीदना पड़ता है। तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। तो इसे भी अगर आपने अपने कंप्यूटर में डाल रखा है तो सबसे पहले यही लोड होता है, बाकी के सॉफ्टवेयर आप बाद में यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के सिस्टम के वो मेन सॉफ्टवेयर जिनके बिना अदर सॉफ्टवेयर काम नहीं करते वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके अंदर आते हैं। एक टाइप के और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आते हैं हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि वायरस डिटेक्शन का काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। डिस्क क्लीनअप, जितने भी तरीके के डिस्क क्लीनअप वाले टूल होते हैं वो सभी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखते हैं क्योंकि सिस्टम के लिए नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एक टाइप के और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जाता है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से, और उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पर,
तो किसी स्कूल को अगर चाहिए कि उसके स्कूल में जो फीस का मैनेजमेंट है, स्टूडेंट का जो डेटाबेस है वो कंप्यूटराइज हो जाए, स्टाफ की सैलरी कंप्यूटराइज हो जाए, तो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा सकता है और उसमें काम कर सकता है। अब देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें वही काम कर सकते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है। स्कूल वाले सॉफ्टवेयर से आप कोई दूसरा काम नहीं ले सकते, वो उसी स्कूल के लिए काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टाइप के काम को करने के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में डालते हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। जैसे किसी को वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिटिंग का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, कोई मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है तो मैनेज करने का ही काम करेगा, टेली का सॉफ्टवेयर है तो वो अकाउंटिंग का ही काम करेगा। तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं वो सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बूटिंग। बूटिंग एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने और यूज करने के लिए तैयार करता है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब बूटिंग की प्रोसेस सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और कंप्यूटर को यूज करने के लिए रेडी बनाता है। और अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में समझे, जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस चलती है। देखा होगा आपने, थोड़ी सी देर लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में, डिपेंड करता है आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है यानी HDD लगा रखी है या SSD या NVMe लगा रखी है, जो भी लगा रखी होगी उस हिसाब से आपका कंप्यूटर टाइम लेगा। तो उस दौरान एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस को ही हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और बूटिंग प्रोसेस के दौरान आपका कंप्यूटर तैयार हो रहा होता है आपके यूज करने के लिए। अब दो तरह की बूटिंग प्रोसेस होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को पावर बटन से कंप्लीटली ऑफ पोजीशन से स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब है आपका कंप्यूटर बिल्कुल शट डाउन है, आप अभी कंप्यूटर पे काम करने वाले, तो आपने अपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस किया, जैसे ही बटन प्रेस करोगे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। और उस बूटिंग प्रोसेस को जो आपने शुरुआत से पावर बटन दबाकर स्टार्ट करी है उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अब एक्चुअल में कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जैसे आप पावर बटन प्रेस करते हैं ना, तो उसके बाद एक स्टेप चलती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट जैसे रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, इन सबको चेक किया जाता है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो बूटिंग प्रोसेस फेल हो जाती है। अगर कोई हार्डवेयर फेल नहीं होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया जाता है और आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है ताकि आप उसे यूज कर पाए। यही इसका सिंपल सा प्रोसेस है कोल्ड बूटिंग का। अब कोल्ड बूटिंग में होता क्या है कि जब आप शुरू से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो नेक्स्ट बूटिंग है ना वो है वार्म बूटिंग, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। देखिए इसका रीजन है, रीजन क्या है, वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है बिना पावर बटन को ऑफ किए, और ये प्रोसेस तब होती है जब आप आपके कंप्यूटर को सिस्टम की मदद से रिबूट करते हो। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने स्टार्ट पर क्लिक करा, पावर ऑफ पर क्लिक करा और यहाँ पर देखो रीस्टार्ट का ही ऑप्शन है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कर रहा हूं ना मैं इसको, तो कंप्यूटर क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन इस समय वार्म बूटिंग कहलाएगी क्योंकि हमने स्टार्ट कंप्यूटर को सिस्टम की मदद से रीस्टार्ट करा है। दोनों में अंतर है, वो पूरा कंप्यूटर बंद था, इसमें कंप्यूटर चालू है और मैं सॉफ्टवेयर की मदद से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो इसमें और उसमें एक डिफरेंस है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसमें टाइम कम लगता है, कंप्यूटर जल्दी चालू हो जाता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि इस समय जब वार्म बूटिंग हो रही होती है तो हार्डवेयर पार्ट्स को चेक नहीं करा जाता, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है। और यहाँ पर देखो मैंने यही लिखा हुआ है, हार्डवेयर को इनिशियलाइज नहीं करता है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बता दिया है, बट अब हम यहाँ पर इसे डिटेल में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन को एनेबल करता है और सिस्टम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें कोई ना कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर इंस्टॉल होगा, कोई सा भी हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है आपके कंप्यूटर में, लिनक्स वगैरह भी हो सकता है। उसका काम क्या है कि इस कंप्यूटर से जो भी हार्डवेयर पार्ट कनेक्ट है उस हार्डवेयर पार्ट के बीच में और आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, यानी एक कम्युनिकेशन क्रिएट करना। ये मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा, वो एक ब्लैंक कंप्यूटर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही आप अदर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर हम फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका एक काम होता है प्रोसेस को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है और टर्मिनेट करता है। सीपीयू टाइम
का एलोकेशन प्रोसेस के बीच करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी सीपीयू लगा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका टाइम एलोकेशन करता है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। अगर एक पीसी पर बहुत सारे काम चल रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है उसका मैनेजमेंट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो वो सॉफ्टवेयर रैम में जाकर ही लोड होता है। तो इस रैम में उस सॉफ्टवेयर को कितनी स्पेस देनी है, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, इसका काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और जब आप इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हो, काम में लेना बंद कर देते हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्पेस को जो इस सॉफ्टवेयर को दी गई है रैम में से डी अलोकेट कर देता है, यानी क्लियर कर देता है मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट भी यही करता है। जब सिस्टम पर लोड बढ़ता है तो रैम में एक वर्चुअल मेमोरी होती है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप वीडियो बिना स्किप करे देख रहे हैं तो आपको पता होगा। यानी वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में, वो है फाइल मैनेजमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। जब आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स में यानी डायरेक्टरीज में स्टोर करते हैं, जैसे आपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे मान लो इस फोल्डर में आप वीडियोस स्टोर करते हो, इसमें फ़ोटोज़ करते हो, इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गई। तो अलग अलग जो आपने फोल्डर्स बना रखे हैं अपने कंप्यूटर में, उसे ही हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं। यानी फाइल्स को, डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स को मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप किसी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो उसे डिलीट करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देखो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने का काम, रिट्राइव करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब इस फाइल को अगर आपको अपनी हार्ड डिस्क में सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, तो ये काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप फाइल्स वगैरह को आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर ही नहीं कर सकते। स्टोर करने का काम तो करता ही है, और वापस अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो रिट्राइव करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है डिवाइस मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर से जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, उनका मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे और आपका प्रिंटर काम करेगा। देखिए कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके लिए उनके अलग से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उनमें से एक है प्रिंटर। जब आपको अपने कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट करना होता है, यानी प्रिंटर से प्रिंट निकालना होता है, तब आपको उस प्रिंटर का एक ड्राइवर यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन और डेटा ट्रांसफर को इंश्योर करता है। इसके बाद नेक्स्ट काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, वो है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। पूरा कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ओके अब अगर आपने विंडोज़ पासवर्ड लगा रखा है तो आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक लॉक आ जाता है। उसमें जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तभी आप अनलॉक कर पाते हो। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पासवर्ड भी कहाँ लगा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लगा हुआ है। तो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है और ओएस को एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। इसी की हेल्प से आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा पा रहे हो, डेटा को एनक्रिप्ट कर पा रहे हो। आप अपनी हार्ड डिस्क के डेटा को एक ऐसे कोड में बदल सकते हो जिसे आप ही अनलॉक कर सकते हो, और वो अनलॉक होने के बाद ही आपको दिखाई देगी। इसका ऑप्शन आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसे ड्राइव इनक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। आप इसे गूगल पर एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है उसके अंदर दो तरह का इंटरफेस होता है। एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई सारे एग्जाम में, तो इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। दो तरह का इंटरफेस होता है कंप्यूटर में, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो कमांड लाइन इंटरफेस पहले MS DOS के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी के समय नई विंडोज के अंदर इसे कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कमांड प्रॉम्प्ट, ये कुछ इस तरीके का होता है। अब आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है ना, तो इसके अंदर कमांड देना पड़ता है और कमांड के थ्रू ही आप काम करा सकते हैं। तो पहले शुरुआती दिनों में जब विंडोज़ नहीं थी तो माइक्रोसॉफ्ट का केवल DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता था और सारा काम कमांड से होता था। लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहली विंडोज़ 95 निकाली, जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थी। विंडोज़ 95 के बाद विंडोज़ 97 आई, फिर उसके बाद विंडोज़ 2000 आई, विस्टा, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और अभी विंडोज़ 11 चल रही करंटली, जो कि मैंने अपने PC में इंस्टॉल कर रखी है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आप सारा काम ग्राफिक्स को देख के कर सकते हैं। इसमें आपका माउस भी काम करता है, आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, उन पर आप डबल क्लिक करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी नेटवर्किंग को भी मैनेज करने का काम करता है। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है,
तो वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स को नेटवर्क पर कनेक्ट करने और डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। आप इंटरनेट से कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प कर रहा है, और आप अगर इंटरनेट पे कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं तब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर रहा है। देखिए ये प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करता है। देखिए फिलहाल प्रोटोकॉल का मतलब आप ऐसे समझ लो कि इंटरनेट पर जो भी काम हो रहा है वो प्रोटोकॉल की हेल्प से हो रहा है। हर काम को करने के लिए इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और उस प्रोटोकॉल से पर्टिकुलर टाइप का वह काम हो जाता है। जैसे वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल का एग्जांपल दिया गया है, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसलिए मैंने एग्जांपल में दिखाया। आपका इंटरनेट पूरा प्रोटोकॉल पर चलता है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। इसके बाद OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एरर्स डिटेक्शन एंड हैंडलिंग का काम भी किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना और ये बताना कि एरर क्यों आ रही है, कंप्यूटर क्यों काम नहीं कर रहा, ये पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये आपको सर्च करके बताएगा कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा आपके कंप्यूटर में। अगर माउस काम नहीं कर रहा तो ये बताएगा कि माउस काम क्यों नहीं कर रहा है। जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एरर्स आती है ना, वो एरर्स डिटेक्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको हैंडल करके भी देता है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप डिस्क्रिप्शन दिया गया है। विंडोज GUI बेस्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, वाइडली यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज विंडोज़ ही होता है। उसके बाद मैक OS है ना, वो भी GUI बेस्ड है, मतलब उसमें आपको चारों तरफ ग्राफिक्स दिखाई देगा, आइकन दिखाई देंगे, आप माउस से क्लिक करके काम कर सकते हैं। यानी एप्पल का आपके पास अगर लैपटॉप हो तो वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, और आपका विंडोज तो है ही। एक होता है लिनक्स, ओपन सोर्स है और कस्टमाइज कर सकते हो आप इसको अपने हिसाब से, क्योंकि ये फ्री है, बट ये पूरा कमांड बेस्ड होता है, सारा काम इसमें कमांड के थ्रू किया जाता है। इसके बाद एक और होता है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है। आईफोन वालों के लिए iOS है, जो कि एप्पल के फ़ोन में आता है। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें iOS आता है। एक और होता है यूनिक्स, जो कि मल्टी यूज़र एडवांस सर्वर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर ऐसे कंप्यूटर बनाने हैं आपको जिससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा ना, वो यूनिक्स किया जाएगा या फिर विंडोज़ का सर्वर यूज़ किया जाएगा। अब देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कर्नल। कर्नल का मतलब समझ लो आप, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लिख देना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कर्नल मतलब OS का कोर पार्ट है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। इसके बाद आता है शेल। शेल कर्नल और यूजर के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम है। आपका जो कर्नल है ना, अब कर्नल कौन है वो आपको बता ही दिया मैंने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच का इंटरेक्शन। तो उसके बीच में एक और होता है शेल। तो शेल क्या करता है, कर्नल और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन करवाता है, कर्नल करवाता है। और शेल किसके बीच में कराता है, कर्नल और हमारे बीच में। एक और सिस्टम होता है यहाँ पर, वो होता है फाइल सिस्टम। और विंडोज के अंदर आपको यही देखने के लिए मिलेगा और आप इसे इजिली समझ भी जाएंगे। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में अपना माई कंप्यूटर ओपन करके देखना, या दिस PC जिसे कहते हैं उसे ओपन करके देखना, उसमें आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, C ड्राइव, D ड्राइव ये मिल जाएंगे, फोल्डर्स मिल जाएंगे आपको। जब आप अपने फोल्डर या डायरेक्टरीज को ओपन करते हैं ना, वो आपको ऑर्गेनाइज बेस्ड में जमे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये फाइल्स और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स आदि, जो एक दूसरे के साथ डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हो। देखो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आपको। और एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर अपने जैसे कई सारे कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट है। अब केवल कंप्यूटर ही नहीं, हो सकता है ये प्रिंटर से भी कनेक्ट हो, ये प्रिंटर हो गया हमारा, ठीक है। हो सकता है और भी कोई डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो, जैसे स्कैनर वगैरह कनेक्ट हो। तो जब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे ये कंप्यूटर अपना डेटा इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये प्रिंटर जो है ये कंप्यूटर भी यूज कर सकता है, ये वाला भी यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि डेटा वगैरह को शेयर कर सकते हैं आपस में, तो ऐसा करना कंप्यूटर नेटवर्क बनाना कहलाता है। अब यहाँ पर नेटवर्क के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PAN की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से पता लग रहा है पर्सनल, यानी ऐसा नेटवर्क जो किसी पर्सनल काम के लिए क्रिएट किया जाता है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, इसमें भी ब्लूटूथ इंस्टॉल है और इसमें भी ब्लूटूथ इंस्टॉल है। ये दोनों कंप्यूटर आपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज करते हुए आपस में कनेक्ट कर लिए।
अब आप इस कंप्यूटर का डाटा इसमें ट्रांसफर कर सकते हो और इसका डाटा आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये एक पर्सनल नेटवर्क हो गया। आप इस कंप्यूटर का डाटा जब तक ट्रांसफर कर पाओगे जब तक ये कंप्यूटर इसके पास ही है। अगर आप बहुत दूर ले गए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काम नहीं करती, जैसा कि फोन में भी होता है। अगर आपका फोन पास में है तो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ की एक रेंज होती है, उस रेंज को पार करने के बाद कनेक्टिविटी टूट जाती है, इसलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटा और लिमिटेड एरिया नेटवर्क है जिसे घर, स्कूल या ऑफिस में बनाया जाता है। देखो, जब आपको स्कूल में नेटवर्किंग करनी है, मान लो एक लैब है, ये स्कूल की एक कोई लैब हो गई। अब इसमें यहाँ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है और यहाँ भी एक कंप्यूटर है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में कनेक्ट करना है। ये भी इससे कनेक्ट कर दिया, ये भी आपने इससे कर दिया, ये भी इससे कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। तो कोई भी कंप्यूटर किसी का भी डाटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट कर दिया आपने। अब कनेक्ट करने के लिए इन कंप्यूटर को आप चाहो तो वायरलेस का यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा डिवाइस जैसे वाईफाई हो गया या ब्लूटूथ हो गया, या फिर आप केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक छोटे से एरिया में होते हैं, क्योंकि स्कूल की एक लैब क्या होता है, एक एरिया डिसाइड होता है कि लैब इसी कमरे में बननी है। तो जब एरिया डिसाइड होता है, एक छोटा कमरा होता है, एक ऑफिस होता है और वहां पे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो उसे हम लेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लेन। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको स्कूल का दिया, ये ऑफिस का एग्जांपल भी हो सकता है, या आप अपने घर में भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी में जो नेटवर्किंग की जाती है ना, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किसी सिटी के अंदर क्या होता है, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर भी होते हैं, केबल कनेक्शन प्रोवाइडर भी होते हैं जो टीवी चैनल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उनका क्या होता है, सिटी के अंदर एक रेंज होती है कि वो उस सिटी में ही काम करेंगे। तो जब वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपना, तो ऐसा नेटवर्क इसी कैटेगरी के अंदर आता है। हो सकता है आपने देखा हो कि आपकी सिटी में कोई ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है, उसका खुद का इंटरनेट है, कुछ नाम है उसका, और आपके घर तक उसकी केबल आ रही है और उसके जरिए आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन उसका इंटरनेट किसी दूसरी सिटी में नहीं चलता। ऐसे केबल टीवी ऑपरेटर हो गए, उनका भी क्या होता है, एक नेटवर्क होता है कि उनने अपना एरिया बांटा होता है, वहां पर जितने भी यूजर हैं वो उनके कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जब इस तरीके का नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। इसके बाद आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है और मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, वो इसी की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि हम सबके कंप्यूटर्स, हम सबके मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्टेड है। हम कहीं से भी किसी को भी डेटा भेज सकते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए, क्योंकि हम सबके मोबाइल और कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसके बाद एक और नेटवर्क होता है, वो होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन एनेबल करता है इवन ऑन पब्लिक नेटवर्क्स। आपने सुना होगा वीपीएन का नाम। जब हम वीपीएन अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है, उसके बाद हम डेटा को प्राइवेटली एक्सेस कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल नेटवर्क नहीं होता, ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो वीपीएन का यूज हम सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। इसके बाद देखिए नेटवर्किंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें नोड्स। अब नोड्स और कुछ नहीं, आपका कंप्यूटर, आपका पीसी है या फिर आपका मोबाइल फोन या प्रिंटर हो गया, जो भी नेटवर्क से कनेक्ट है वो नोड्स कहलाएगा नेटवर्क के अंदर। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा ट्रांसफर करने के मीडियम जैसे वायर्ड, ईथरनेट केबल्स और वाईफाई। इसके अंदर हम ट्रांसमिशन मीडिया को रखते हैं। देखो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है। अब जैसे आपको आपके मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना हो किसी दूसरे मोबाइल में, या तो आप ब्लूटूथ ऑन करोगे या फिर आप वायरलेस वाईफाई को ऑन करके डेटा ट्रांसफर करोगे किसी एप्लीकेशन का यूज करके। ऐसे कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ और वाईफाई से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, और आप चाहें तो कंप्यूटर के अंदर एक केबल होती है जिसे ईथरनेट केबल कहा जाता है, उसका यूज करके भी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयर किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के माध्यम आते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। देखिए, किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास पीसी है तो आप अपने पीसी के पीछे देखना, आपको इस तरीके का एक पोर्ट दिखाई देगा जिसे हम ईथरनेट पोर्ट के नाम से जानते हैं। इस पे केबल लगती है। अगर आप केबल का यूज़ करके इंटरनेट चला रहे हैं तो फिर यहाँ पर केबल लगानी पड़ेगी, अन्यथा वाईफाई वगैरह का यूज़ करके तो आप चला ही सकते हैं। ये कार्ड अलग से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। वैसे बाय डिफॉल्ट मदरबोर्ड पर एक पोर्ट आता है जिसमें हम इस केबल को लगा सकते हैं, और अलग से हम चाहे तो एनआईसी कार्ड भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद आता है स्विचेस और राउटर्स। देखिए, स्विचेस और राउटर्स का क्या यूज़ है, कंप्यूटर्स को इंटरनेट पर
एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने तो राउटर का यूज भी किया जाता है और स्विचेस का यूज भी किया जाता है। स्विच मतलब देखो आपको आपकी स्क्रीन पर डिवाइस दिखाई दे रहा होगा, इसके पोर्ट पर केबल्स को लगाया जाता है एक साइड से और दूसरी केबल आपके पीसी के ईथरनेट पोर्ट पर लगती है। ऐसे आप बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब देखो इससे फायदा ये होता है कि इससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाती है और जब हम स्विच का यूज करते हैं ना तो इससे हमारे कंप्यूटर की डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड बढ़ जाती है। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है इसका यूज करते हुए, जब हम इसमें डेटा ट्रांसफर करेंगे ना तो स्विच से होता हुआ इसमें आ जाएगा। और ऐसे एक डिवाइस और होता है राउटर। मान लो आपकी कंपनी की एक ब्रांच है, वो एक सिटी में और दूसरी ब्रांच दूसरी सिटी में। इस वाली ब्रांच पर जो ब्रांच 1 है आपकी, आपने स्विच का यूज करते हुए नेटवर्किंग कर दी। अब जो दूसरी ब्रांच है ना वो आपकी किसी दूसरी सिटी में जो बहुत दूर है, तो वहां पर क्या होगा, उन दोनों सिटीज के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो सिटी 2 है उनके कंप्यूटर्स और सिटी 1 के जो कंप्यूटर्स है किसी कंपनी के, उनको आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक डिवाइस लगता है जिसका नाम है राउटर। सिटीज कंट्रीज भी हो सकती है इसमें, उनके जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना होता है तो राउटर्स का यूज किया जाता है जो डेटा पैकेट्स को राउट करता है। और स्विच का यूज लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। आप ऐसे समझ लो, अगर आपको किसी छोटी लैब में नेटवर्किंग करनी है तो स्विच का यूज करते हुए नेटवर्किंग की जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऊपर प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा। डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई है। मतलब इंटरनेट पर जो भी काम हो रहा है वो प्रोटोकॉल्स की वजह से हो रहा है। इंटरनेट पर हर काम को करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जैसे TCP/IP हो गया, STTP हो गया। देखिए STTP कब काम करता है, जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आप देखना हमेशा डोमेन नेम के आगे STTP लगा होगा। देखो इंटरनेट पर आपको ऐसे मिल जाएगा https://www.amazon.com, facebook.com, youtube.com। हमेशा देख लेना, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे आपको HTTP मिल जाएगा। एक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप कोई इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करते हो ना उस समय फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। इसके बाद आता है हमारा सर्वर, एक पावरफुल सिस्टम है जो रिसोर्सेज और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। सर्वर मतलब एक मेन कंप्यूटर जिससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में। ये सारे कंप्यूटर डिपेंड होते हैं सर्वर के ऊपर। अगर सर्वर काम करना बंद कर देता है तो नोड्स यानी जो इसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर है ना वो भी काम नहीं करते। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, एक मेन कंप्यूटर बनाया जाता है और उससे ही डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सभी बैंक्स के सर्वर RBI के सर्वर से कनेक्ट है। आप किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल पा रहे हैं, वो क्यों पा रहा है, क्योंकि आपका पैसा आपकी बैंक ब्रांच में नहीं है, वो सारा पैसा आपका RBI सर्वर के पास है। तो RBI सर्वर से डेटा डिटेक्ट होता है, इसलिए आप किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल पा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत काम का ही है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, देखो ये वाला वीडियो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नंबर सिस्टम को प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल के थ्रू नंबर सिस्टम समझा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से नंबर सिस्टम आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में सिखा रखा कि कैसे नंबर सिस्टम काम करता है कंप्यूटर के अंदर। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको PDF में भी दे रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर लेना, या फिर आप इस पर एक बार क्लिक करके देखना। अगर ये काम कर जाए तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, अगर आपके पास PDF है तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर एक बार नंबर सिस्टम को भी अच्छे से सीख लेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हुआ आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्लीट। अब मुझे पता है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।